अजीब बात है, शॉकिंग भी है, मुझे वेब सीरीज़ का न्योता ही नहीं आया। ओह! ओके। उनको लगता होगा ना ये बालिका वधू लिखती है, गंगा लिखती है, ये लिखती है, पता नहीं गाली-गलौच, अरे गाली-गलौच तुमको आती है, तुम डाल देना। नहीं, नहीं। यार टीवी वाले नहीं चाहिए, ठीक है? सुबोध घोष जी की कहानी थी अलीक, उस पे उसने तो हमने वैसी ज़बान रखी थी, उसने पूरी कहानी में 6 जगह साला बोला था। दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में फिर वो बैठ के 6 जगह से साला निकाला। तो ये वो ज़माना था। ईमानदारी से पूछा जाए तो बालिका वधू में 10 भी नहीं, 6, 7, 8 वर्ड्स हमने टिपिकल यूज़ किए होंगे। लेकिन वो पूरा तामझाम, वो लुक, वो सब सेट। हाँ, वो सब था जैसे बींदनी, बींद और थारी भली होवे और ये जो खमाघणी, इस तरह के कुछ हम लोगों ने खास ले लिए थे, क्योंकि ज़्यादा लेते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से शो को लिखने में आया? मैं 2 शो का डेफिनेटली नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ओके। एक बालिका वधू, नो डाउट, दूसरा अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, क्योंकि बहुत अलग है दोनों। हेलो उषा जी, स्वागत है हाय आपका। शिल्पा, स्वागत है आपका शिल्पाज माई स्टोरी में। थैंक यू सो मच। और लोग कहते हैं राइटर्स के लिए स्पेशली कि इंस्पिरेशन मिलती है उनको घूमने से। आपको ऐसा लगता है ऐसा? डेली सोप के राइटर्स की अगर आप बात करें, क्योंकि देखिए मैं कोई उपन्यास तो लिख नहीं रही, हाँ। कोई आत्मकथा तो लिख नहीं रही, कोई कहानी संग्रह लिख नहीं रही, कोई कविता नहीं लिख रही, तो ये तो मतलब जो डेली सोप के जो राइटर्स हैं, स्पेशली डायलॉग राइटर्स, वो बंधुआ मजदूर से कम नहीं है उनकी कंडीशन। जो सबसे आखिर में मतलब शूट के पहले सबसे आखिर में स्क्रिप्ट आती है डायलॉग राइटर के पास, डायलॉग लिखने के लिए। तो वो आज सुबह भी आ सकती है, वो आज दोपहर को भी आ सकती है, और रात को 12 बजे भी आ सकती है, और यूनिट लगी है सुबह 7 बजे, शिफ्ट लगी है सुबह 7 बजे। ओके ओके। तो किस इंस्पिरेशन की बात कर रही हैं आप? या खिड़की के बाहर देखने का टाइम नहीं मिलेगा, वो मेरी कुर्सी, वो मेरा लैपटॉप, या कभी अंदर बेड पर बैठ के, मतलब तो यहाँ तो है तुरंत गड्ढा खोदो, पानी निकालो और पानी सप्लाई करो सेट पे। ओके। ऐसा मामला है। ऐसा इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी जगह पे जाओ तो लगता है कि यहाँ पर आराम से नदी के किनारे बैठ जाओ और गरम गरम कॉफ़ी का कप हो और फिर कुछ लिखो तो कितना मज़ा आए। लेकिन आपने कभी ऐसे ट्राई करा है? मतलब ऐसा कुछ? क्या लिखूं? जब वहाँ जाती हूँ तो मैं छुट्टी लेके जाती हूँ। अच्छा ओके। और कभी आप ऐसे गए हो कि डेली सोप चल रहा हो? हाँ, कई बार। तो कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो फिर उसमें बाहर जाने का नहीं, वही होटल रूम में बैठ गए। अच्छा। हाँ। मुझे याद है मैंने अहिल्या का एपिसोड लिखा था कश्मीर में हाउस बोट के उसमें। तो और मज़ा आता होगा नहीं? लेकिन हाँ, मतलब अगर एक पर्सपेक्टिव ये भी तो है कि वाह हम नहीं, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हो ना, हाँ वो तो है। तो वो इंस्पिरेशन वाली बात नहीं, मैं अपनी मर्जी से मुझे बादल बहुत अच्छे लगे, मुझे वो चिड़िया बहुत अच्छी लगी तो मैं कुछ लिख रही हूँ। यहाँ तो मुझे वही क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र और करवा चौथ का ड्रामा लिखना है। हाँ, वही चिखम पुकार चल रही है, तो उसमें क्या मजा, तब लगता है कि यार मैं यहाँ बैठ के खूबसूरत जगह पे बैठ के मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा है। तो ये बिल्कुल दो दूसरी चीज़ें हैं। वो हम भी सुना करते थे जब छोटे थे कि राइटर्स खंडाला चले जाते हैं, तब खंडाला, हाँ अभी भी लोग जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। नहीं भाई, वो डेली सोप वालों के साथ तो बेचारों के साथ नहीं होता, वो तो मधुआ मजदूर है। बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, बहुत अलग था। अलग मतलब गांव में रही हूँ मैं, और बहुत शैतान थी। गांव कौन से गांव? 2-3 जगह है। एक तो महासमुंद, अभी उसको गांव नहीं बोलेंगे, अब तो काफ़ी बड़ा टाउन हो गया होगा वो। अच्छा। अब वो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के पास था महासमुंद। अच्छा। वहाँ मेरा बचपन, पैदाइश मेरी भोपाल की है। अच्छा। फिर हम चले गए महासमुंद, फिर सौसर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गाँव था, वहाँ रहे हैं। तो ज़्यादातर महासमुंद और कुछ साल सौसर में। अच्छा। तो मतलब ग्रेजुएशन आपका वहीं हुआ? नहीं, ग्रेजुएशन मेरा भोपाल में हुआ। मैं 9th में भोपाल आ गई थी। अच्छा। मैं 8th तक मैंने पढ़ाई की महासमुंद में, सौसर में थी शायद मैं। ओके। फिर वहाँ क्या था, मुझे तब इतने आपके पास चॉइसेस नहीं थी ना फ्यूचर के लिए, तो डॉक्टर इंजीनियर ये बनता था इंसान, मतलब हर घर का बच्चा।
तो मुझे भी डॉक्टर बनना था। अच्छा, हाँ, मैं इतना सा खून नहीं देख सकती किसी का, मुझे डॉक्टर बनना था। हाँ, ये आपका सपना था या घर वालों का? नहीं, घर वालों ने, मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। घर वालों ने कभी, मैं हूँ, मेरे से छोटे मेरे 3 भाई हैं, ओके। किसी पर कोई, वो ज़माना अलग था शिल्पा, हम्म। ये इतना कंपटीशन नहीं था। मुझे, मतलब मुझे तो याद है कि अभी भी हंसते हम, जब लोग रिजल्ट लेने जाते थे तब हमारी माँ बोलती थी, जो भी हो घर वापस आ जाना 2 चाटे ही पड़ेंगे बस, घर वापस आ जाना, कहीं हाँ। भाग मत जाना। हाँ। तो वो ऐसा नहीं था कि आजकल तो जो जितना का pressure सुनने में में आता बच्चे, है और बच्चों के साथ जो होता लेकिन है, ये भी तो बात है ना मैम, उस वक्त के बच्चे इतना प्रेशर लेते भी नहीं थे, दोनों ही था भी दोनों। नहीं, कंपटीशन था ही नहीं। ओके। मैं बता रही हूँ, मैं तो मतलब 37% मार्क्स मिल गए, आप पास हो गए ना, आप खुश हैं। आज 92% लेके बच्चा रोता है कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो वो ज़माना भी ऐसा नहीं था। आज कंपटीशन कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी फिर वो बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, वो ज़माना बिल्कुल अलग था। तो बचपन मतलब बचपन की तरह जिया है। गुड्डे गुड़िया के साथ मैं नहीं खेली क्योंकि मेरे 3 भाई मेरे हैं छोटे, तो मैं लड़कों के साथ ही, उन्हीं के दोस्तों के साथ, तो अड्डे, गिल्ली डंडा, ऐसा रियल बच्चों के साथ खेले छुपा, गुड्डे गुड़िया के हाँ, साथ नहीं। छुपा छुपी हाँ। ऐसा। लेकिन मैं बहुत शैतान बहुत थी। और फिर उसके बाद भोपाल। हाँ, तो फिर जैसे कि मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना था, हम्म। तो सौसर में 8th के बाद, पहले 9th से तब सब्जेक्ट लेते थे ना, आर्ट्स कॉमर्स है जो भी लेना है, तो वहाँ लड़कियों के लिए साइंस नहीं था। अच्छा, सौसर में। सौसर में। ओके। तो क्या करें, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो फिर ये रातों रात डिसाइड हुआ कि मुझे भोपाल भेजा जाए। भोपाल इसलिए कि भोपाल में मेरे चाचा जी रहते थे ओके। जो स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे। तो मुझे फिर भोपाल भेजा गया। फिर मैं भोपाल आई और वहाँ फिर मैंने स्कूल किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब वहीं से किया। लेकिन फिर डॉक्टरी का अरे डॉक्टरी खुश हो गई। क्या हुआ? हुआ ये कि मैं भोपाल जब आई तो 3-4 महीने ही रह होंगी मैं अपने चाचा जी के घर पे। मुझे स्कूल में भी एडमिशन मिल गया था। तो पहले तो चाचा जी ने मुझे पीटी उषा बनाने की कोशिश की क्योंकि वो स्पोर्ट्स टीचर थे। अच्छा। तब पीटी उषा तब नहीं थी, लेकिन अभी की बात कर रही हूँ मैं। तो अब मुझे गेम से मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो। तो अब वो मुझे, उन्होंने वॉलीबॉल सिखाना चाहा, मुझे ये सिखाना चाहा, मुझे जिम्नास्टिक करना चाहा, और मैं बिल्कुल मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट था। तो मतलब ये था कि लड़कियां वेट करती थी कि कब स्पोर्ट्स का टाइम शुरू हो और मैं जाके टेबल के नीचे छुप जाती। और चाचा जी को बड़ी शर्म आती थी, मैं सबको सिखा रहा हूँ, मेरी भतीजी आने को तैयार। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वॉलीबॉल खेल सिखाने की कोशिश कर रहे थे और मैं सामने खड़ी हुई थी, वो बॉल आके सीधे मेरे मुंह पे लगी और मैंने कोशिश भी नहीं की बचने की। अच्छा। उस दिन उन्होंने हार मान ली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, छोड़। तो ये था, तो वो उनका सपना टूट गया स्पोर्ट्स स्टार बनाने का मुझे। फिर 4-5 महीने के अंदर ही पापा ने ट्रांसफ़र करवा लिया भोपाल, तो मम्मी वगैरह सब भोपाल आ गए। ओके। तो मम्मी के साथ साथ मेरा रेडियो का चक्कर मेरा शुरू हो गया। अच्छा, आकाशवाणी उस उम्र से ही, मतलब 12-13 साल के लिए में। ओके। तब से रेडियो का लग गया। कौन सी सन की बात है? ये बात है मैं 68 में भोपाल आई थी। अच्छा, 68 में भोपाल आई थी। 75 के आसपास। हाँ हाँ, है ना। तो नहीं 68 में आके मतलब 69-70 से मैंने शुरू कर दिया था। हाँ, शुरू कर दिया था पहले से रेडियो। हाँ, बचपन से शुरू कर दिया। तब वो बाल सभा में भैया और दीदी के साथ एक बच्चा बैठता था ना बात करने के लिए, तो वो बच्चा मैं बन जाती थी। हाँ, फिर गाते भी थे, सब करते थे। फिर वहीं से फिर बड़े हुए क्या वो अर्ली एज में ही मतलब कैजुअल अनाउंसर और युवाणी वगैरह में सब घुस गए। फिर रेडियो का चस्का लग गया। और फिर जब आपकी साइंस की क्लासेस शुरू हुई तो वो जो अर्थवॉर्म का डिसेक्शन करने में बेहोश हो गई मैं, जबकि बेचारे के अंदर कुछ होता ही नहीं है। तो फिर पता चल गया कि बस ये अपने बस का नहीं है। और तब तक मुझे रेडियो का चस्का लग गया था। तो तब मेरा सपना ये था कि बड़ा सीधा सा सपना था, गरीब सा सपना, उस ज़माने में बड़ा हाई फाई था कि मुझे अनाउंसर बनना है, बस आकाशवाणी में नौकरी मिल जाए मुझे, कुछ नहीं। मैंने कभी बहुत ऐसे बड़े सपने देखे ही नहीं। तो वो मेरा था कि आकाशवाणी में मैं अनाउंसर बन जाऊँ और और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुंबई आके ये सब तो मैंने सपने में नहीं सोचा।
तो ये शुरुआत फिर राइटिंग की कहाँ से हुई? नहीं, राइटिंग वाइटिंग मैं बचपन से ही कर रही थी। अच्छा। अपने खुद ही स्क्रिप्ट लिख लिया करती थी। अच्छा, छोटी आकाशवाणी के छोटी, जो हाँ shows हाँ होते हाँ हाँ, थे। कविताएं लिख लेती थी हम्म। छोटी मोटी, ओके। एनीबॉडी से हम्म। कहानियाँ लिखती थी। युवाणी के साथ चलता रहा वो कहानियाँ। कहानियाँ भी पढ़ी मैंने अपनी, तो लिख लेती थी। ओके। मेरी माँ बहुत अच्छा लिखा करती थी अपने ज़माने में, अब तो खैर वो नहीं लिखती। पापा बहुत अच्छा लिखते थे, मेरा भाई बहुत अच्छा लिखता मुझसे छोटा वाला। तो ये पता नहीं कुछ ये आर्ट की तरफ था। ओके। पापा बहुत अच्छा गाते थे, हम्म। माँ बहुत अच्छा गाती थी, मैं भी ठीक ठाक गा लेती थी। ओके। तो ये लिखने सारी का activity था। में, हाँ। ओके। फिर उसके बाद जब भोपाल में मैंने रेडियो का सब कुछ कर लिया, मतलब रेडियो में उस समय जो कुछ भी होता Mix होगा up मैंने जितना सब भी- कर लिया। हाँ, ओके। प्रादेशिक समाचार से लेके सब कुछ। ओके। और जो मेरा सपना था अनाउंसर बनने का, वो उसका ये हुआ कि जब मैं रेडियो में थी तो उस ज़माने में भोपाल और इंदौर 2 ही रेडियो स्टेशन थे प्रॉपर, अच्छा। और मध्य बाकी प्रदेश में। पूरा एमपी, हाँ मध्य प्रदेश में, और बाकी पूरा एमपी जो है वो भोपाल को रिले करता था। ओके। तो मैं पूरे एमपी की बड़ी फेमस। मतलब नाम से मुझे सब जानते थे, हाँ। मैं अनाउंसर थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे छतरपुर, जगदलपुर, इधर उधर के सब जगह के बहुत सारे हो गए। मैंने हर रेडियो स्टेशन के लिए जाके मैं मतलब अप्लाई किया अच्छा। जॉब के लिए, क्योंकि मेरा तो वही सपना था कि हाँ, मुझे हाँ। अनाउंसर बनना है। भोपाल में कोई वैकेंसी थी नहीं, तो ये था कि वहाँ मैं जा रही हूँ। और मज़े की बात, सब जगह सब मैं जाती थी, सब लोग बोलते थे अच्छा आ गए उषा दीक्षित, वो आ गए उषा दीक्षित। तो मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई स्टार आ गया। लेकिन मैं जो हूँ वो हर रिटन टेस्ट में मैं फेल हो जाती थी, अच्छा। सारे उसमें। ओके। क्योंकि क्या था, आप मुझे ऑडिशन में फेल कर नहीं सकते, मैं ऑलरेडी भोपाल रेडियो की अनाउंसर हूँ और सब कुछ कर रही, तो आप मुझे ऑडिशन में फेल कर नहीं सकते। अच्छा। और तब क्या था, ये रेडियो देखिए टीवी था नहीं थी, ये आपका सोशल बाकी मीडिया की तक था कोई ही चीज़ नहीं नहीं थी। फिल्म थी, मॉडलिंग थी, हाँ। और रेडियो था। रेडियो था। तो बहुत ही ग्लैमरस दूरदर्शन भी उस समय पे नहीं था। अच्छा, उस समय नहीं आया था, ओके। तब की बात कर रही हूँ मैं। हाँ। दूरदर्शन आया नहीं, दूरदर्शन के साथ तो मैं मुंबई आई, तो ये आया ही नहीं था। तो बहुत ही ग्लैमरस जॉब, और फिर ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो उस तरह से मतलब सब। तो बहुत बड़े बड़े पौवे वाले लोग आया करते थे, ओके। समझ रही हैं आप। हाँ, हाँ। तो मतलब ऐसे नौकरी पाना आसान नहीं था। मेरा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था, मतलब रेडियो स्टेशन भोपाल के, आकाशवाणी भोपाल के बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड से लेके स्टेशन हेड तक सारे लोग कि मैं जानते थे फेवरेट आपको। थी सबकी। लेकिन क्या करें, सब तो मैं हर जगह फेल हो जाती थी। तो फिर मेरा मन उड़ गया, मतलब मैंने कड़वाहट वाली बात है, लेकिन मैं क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि वो कभी छोड़ेगी नहीं मेरा। मैंने भोपाल रेडियो में कैजुअल अनाउंसर ने कैजुअल अनाउंसर होते हुए लोगों को ट्रेन किया है। ऐसे लोग जो जिनको जॉब मिल गई, जिन्होंने कभी आकाशवाणी के अंदर कदम नहीं रखा। हाँ। तो फिर लेकिन तो आपका अटका रहा मामला। मेरा अटका रहा मामला। ओके। तो फिर आपने वो छोड़ दिया। फिर मैंने वो छोड़ दिया, ओके। मतलब वो उम्मीद ही छोड़ दी। हाँ। हालांकि उसके बाद में फिर टीवी के लिए भी टीवी भी शुरू होने लगा, तो हाँ। लखनऊ, जयपुर, पता नहीं कहाँ में गई थी। फिर लगा कि भाई ये जो रेडियो टीवी जो सब बड़े बड़ी जगह है ना, यहाँ पे आपको अच्छा खासा आपको बैकिंग चाहिए किसी बहुत बड़े इंसान का। ये तो अपने पास कुछ था नहीं, हमारे पास लेकिन सिर्फ उस समय हमारे भी मैम ऐसा था बहुत था, अच्छा। बहुत था। मैं जीती जागती इंसान हूँ। तो क्योंकि मतलब अभी के दौर में तो हम देखते हैं कि आपको बिना रेफरेंस के इजी नहीं होता है इंडस्ट्री में एंटर नहीं, तब भी था, तब भी था। ओके। अभी इतनी चॉइसेस होने के Choices बाद होती ये हैं। हाल है, तो तब तो था ही नहीं कुछ। हाँ, सही तब तो बात कुछ है। था ही नहीं। मतलब फिल्म और मॉडलिंग के पास सीधा रेडियो, तो ये था। मुझे याद है जगदलपुर गई थी मैं, और मैं वहाँ पे जब मैं फेल हो गई, खूब रोई थी उस दिन, खूब रोई। तब मेरे साथियों ने कहा था, तुमको पता है उषा, अमिताभ बच्चन को ऑडिशन में फेल किया गया। और ये बहुत पुराना किस्सा। तो ऐसा कह के लोगों ने मुझे हिम्मत बंधाई थी। मेरा बॉम्बे में भी विविध भारती में सिलेक्शन हो गया था। मैं वेट कर रही हूँ, मेरा विविध भारती मुंबई, हाँ, मैं वेट कर रही हूँ मेरा
आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, लिस्ट में से मेरा नाम गायब हो गया लास्ट मिनट में। लिस्ट में नंबर 1 पे था। और ये खबर ही मुझे बहुत अच्छी इससे मिली थी, जो झूठी नहीं हो सकती। जो भी है, जैसा भी है, अब आज मेरे रेडियो के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमको यहाँ आना था, तुमको हम सब से कहीं ज़्यादा बड़ा थोड़ा अखरता है क्योंकि आपका शहर था वो, आपके शहर में आपको नहीं मिला काम, तो और वो आप करना चाहते थे, और वो मैं करना चाहती थी। यहाँ का तो मैंने सोचा ही नहीं था, तब तो टीवी आया भी नहीं था, तब तक तो रेडियो का ही चल रहा था। तो टीवी शोज़ की शुरुआत फिर कैसे हुई? टीवी शोज जब मैं रेडियो के लिए काम कर रही थी, तो मैंने नौकरी वगैरह के लिए ट्राई करना छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपना रेडियो पे काम कर रही थी। अच्छा, रेडियो पे काम कर रही थी, मतलब बाकायदा कर रहे थे वैसे कर रही थी, प्लस एड एजेंसी भी खोल रखी थी। मतलब अच्छा। मैंने किसी पार्टनर के साथ, क्योंकि मुझे तो ये मार्केटिंग सब नहीं आती थी, क्रिएटिव सारा मैं संभालती थी, भाई साहब पूरा बाहर का बिजनेस लाना ही वो। तो मतलब उसमें भी हम इतने, क्योंकि तब लोग भी कम थे, अकेली वॉइस थी कमर्शियल में, और दिवाली के मौके पर मतलब सीज़न में एक दिन में मेरे 27 स्पॉट्स चल रहे थे, तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आप बिल्कुल मतलब स्टार हो। तो हम लोग वहाँ पे आकाशवाणी के स्टूडियो में ही रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि तब कोई प्राइवेट स्टूडियो नहीं था। अब आकाशवाणी को अपने ही स्टूडियो कम पड़ते थे अपने ही काम के लिए, तो मुश्किल होती थी। तो मैं और मेरे जो पार्टनर थे वो हम लोग मुंबई आते थे अपने रेडियो शोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्पॉट्स रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे शील कुमार जी को जानती होंगे, नाम सुना होगा। जैसे अमीन साहब थे, अच्छा, वैसे ही शील कुमार जी भी थे, बहुत फेमस। अब ये बात कर रही हूँ मैं 70s, मिड 70s, लेट 70s। शील जी का स्टूडियो होता था वर्ली में, रेडियो वाणी। अच्छा, तो वहाँ सब रेडियो वाणी वो शील कुमार जी, स्वदेश चड्ढा, यस, स्वदेश के पापा शील जी। अच्छा, हाँ, के साथ तो मैंने 8 साल काम किया। हाँ, तो शील जी, देखिए दुनिया छोटी है रेडियो वाणी से, तो वर्ली में उनका वो, हाँ, समझ गए ना, सदानंद के ऊपर। हाँ, बिल्कुल, हाँ, यस। तो वहाँ हम रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, ओके। तो वहाँ बाकी भी दूसरे लोग भी बहुत आते थे, ओके। मतलब उस जमाने के जो भी रेडियो वॉइसेस थे, हरीश भिवानी जी वहाँ आते थे, हरीश भिवानी जी आते थे, प्रदीप जी उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ आते थे। वहाँ मंजू सिंह आती थी, अच्छा, अपना शो रिकॉर्ड करने। ओके। तो तब, अब तो खैर ये टीवी और उसके बाद ये सब जो बढ़ गया इतना, उसके चक्कर में हिंदी जानने वाले बहुत लोग आ गए। तब तो बहुत ही अंग्रेज लोगों की जगह हुआ करती थी। तो हिंदी बोलने और जानने वाले बहुत कम लोग थे। तो जब मैं बोलती थी तो फटाफट ऐसे लुक ठक ठक मेरी तरफ आती थी कि कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। तो तब फिर मंजू जी को लगा कि बोल लेती है, लिख लेती है, सब कुछ कर लेती है, तो उनके दिमाग में बात छप गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे ज्वाइन करो, मेरे साथ काम करो। वहाँ क्या करते हो? मैंने कहा रेडियो पे ऐसा करते हो। बहुत अच्छी बात है ये तो। तुरंत घर में पूछा, और मतलब मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे ऐसे पेरेंट्स वाले, जबकि मैं गांव में रही हूँ ज़्यादातर, मतलब और मैं उस ज़माने की बात कर रही हूँ जब 68 में, और ये मिड 70s में, इकलौती लड़की मैं घर की। मैं सहेली के घर जाती थी तो भाई स्कूटर पे छोड़ने जाता था, लेने आता था। ऐसे माहौल में रह के भी उन्होंने मुझे बम्बई जाके कि भाई ठीक है तुम करना चाहती हो तो कर। तो मैं यहाँ आ गई। ये बात है 81 की। 81 में मैं आई, तब तक टीवी शुरू नहीं हुआ था, होने वाला था। आई थिंक 82 या 83 में शुरू हुआ। 83 में तो मेरा शो आया, हाँ। तो 81 की बात है ये। तो तब मैं मुंबई आई, मंजू जी के साथ काम किया। तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है रेडियो वाणी में, या वेस्टर्न आउटडोर में हो रही है। वेस्टर्न आउटडोर वो, और आपके जो एड एजेंसीज हैं वो सारी कोलाबा में है, लिंटास विंटास सब कुछ सारा टाउन साइड। तो ये सब टाउन साइड। तो ऐसे तो मेरा काम था, मैं स्क्रिप्ट उससे नहीं लिखाई जा रही थी क्योंकि मंजू जी के साथ ऑलरेडी कोई थे जो स्क्रिप्ट लिखते थे। अच्छा। मंजू जी वॉइसिंग करती थी। तो मेरा काम ज़्यादातर प्रोडक्शन असिस्टेंट वाला था कि यहाँ से टेप लिया, वहाँ पहुँचाया, वहाँ से कमर्शियल्स के टेप लेके आए, ये वो। अब सीधे मतलब भोपाल जैसे शहर से, छोटा सा शहर, वहाँ से आके लड़की बस में घूम रही है, ये वो इतना, और मैं वो करना नहीं चाहती थी।
मैं वो करने तो और आई नहीं थी। ऑलरेडी इतना और अच्छा मुझे लगा मैं तो वहाँ यार किंग थी, सही क्वीन भी नहीं किंग थी, तो मैं यहाँ क्यों आई। क्यों आए? मंजू जी को तो पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, तो उन्होंने एक दो बार मुझसे स्क्रिप्ट लिखवाई कि, लेकिन प्रॉब्लम उस बंदे के साथ थी। अच्छा, जो मेरे साथ था। हाँ, ओके, तो उन्होंने मतलब इससे ये इसको मजा स्क्रिप्ट नहीं बोलते हो, आया, हाँ। स्क्रिप्ट बोलते हो उसमें। फिर मैंने 1 साल निकाला, उसके बाद मैंने मंजू जी से कहा बस हो गया। माफ़ कर दो, मैं वापस चली, हाँ। मैं जा रही हूँ अपने घर, मैं वहाँ ज़्यादा खुश हूँ। फिर भोपाल आ गई, भोपाल आके फिर वही रेडियो। ओके, और एक बहुत मज़ेदार बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, हम्म। मैं वहाँ भोपाल डेयरी में रिसेप्शनिस्ट बन गई। ओ माय गॉड, एकदम। जब मैं बम्बई में रह रही थी ना, हाँ। उन्हीं दिनों, तब ये डेली सोप जैसा ज़माना तो था नहीं, तो इतना हाँ। हेक्टिक शेड्यूल होता नहीं था। हाँ, आपने हाँ। एक शो रिकॉर्ड किया तो मैंने टाइम यहाँ पे, बहुत था आपके पास। हाँ टाइम मेरे पास बहुत था, तो मैंने ऐसे बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए दादर में कोहिनूर इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, अभी भी शायद होगा, ओके। वहाँ पे दुनिया भर के कोर्सेज थे। तो मैंने वो स्टेनोटाइपिस्ट का तो नहीं किया, पता नहीं कि मुझे उस काम से शुरू से चिढ़ती, हाँ, हाँ, हाँ। आज वही काम कर रहे हैं हम। हाँ, तो मैंने पता नहीं क्यों हाँ। रिसेप्शनिस्ट का कोर्स कर लिया। ओके, तो अच्छा, रिसेप्शनिस्ट का कोर्स हाँ हाँ, वो प्लग निकालो, इसको करो, ओके। सर कॉल फॉर यू, हाँ, वो अच्छा, वो सारा, वाला, ओके, हाँ। ओके, ओके। तो वो कर दिया। हाँ, तो मुझे भोपाल डेयरी हम्म, प्लांट में हम्म, वो मैं नौकरी कर रही थी, हम्म, 900 रुपये तनख्वाह थी मेरी, हम्म, और रेडियो का काम मेरा चलता था। और वो एडवर्ट तो मैंने बंद कर दिए थे, क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे अपने अपने शहर से मुझे बहुत शिकायत है, अफसोस की बात है। भोपाल से। तो हाँ, मुझे बड़े धोखे मिले, क्योंकि मैं सारा काम मैं कर रही हूँ, लिखने से, कॉन्सेप्ट से लेके, लिखने से हाँ, लेके, हाँ। रिकॉर्डिंग से लेके, गा भी रही हूँ मैं, लिख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ। और पता चल रहा है कि भाई मेरा जो पार्टनर है उसने तो नया स्कूटर खरीद लिया, और मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं है, ओके। क्योंकि मुझे बाहर का पता हाँ, नहीं ना, हाँ, आप कितने हाँ, में बिजनेस ला रही है मुझे नहीं पता। हम्म, मुझे कह रहे कुल मिला के यार इतना खर्चा है सर। तो एनीवेज, तो मैंने वो सब छोड़ दिया था, रेडियो और मेरा वो चल रहा था। 83 की बात है, 83 में फिर मंजू जी का फोन आया, ओके। उषा क्या कर रही हो? हम्म। मैंने कहा कुछ नहीं, वही पुराना काम, बम्बई आ जाओ। ओके। मैंने कहा क्या करूँ बम्बई में? बोले टीवी शुरू हो रहा है, या हो गया है शायद, हाँ, और हम उस पर पहला स्पॉन्सर्ड शो करने जा रहे हैं, वाह, ओके। और ये फिल्म बेस्ड शो है, और तुम तो फिल्मों की तो मतलब वो हो, तो तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए है शो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी, पहले आप मुझे अब बता दो। स्पेसिफिक पूरा क्लियर करो। बोले सब कुछ तुम करोगी। ओके। और मैंने कहा वो तो बोले वो हमारे साथ नहीं है, ओके। हम साथ में काम नहीं कर रहे हैं। और बस फिर मैंने बस। वहाँ पे बात की, फिर मैंने उनसे कहा खुशी तो बहुत हुई कि आपको जो टीवी अभी आया नहीं है, हाँ, उसका शो आपको घर बैठे मिल रहा है, सही मतलब बात है। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या होगी। फिर मैंने कहा कि मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए सोचने के लिए, घर में भी बात करनी है। हाँ ठीक है, तुम बात करो। तो मैंने अपने वो डेयरी प्लांट है बॉस के पास गई, मतलब तब भी सोचो, मैंने तब भी सीरियसली सोचा नहीं, क्योंकि एक बार पता वो दूध का जला वाली बात थी। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा अच्छा मेरी परमानेंट नौकरी नहीं थी। अच्छा। मैंने कहा सर परमानेंट कर रहे हैं आप मुझे? अभी तो कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा है मुंबई से मेरे पास जॉब आया, अगर आप मुझे परमानेंट कर देते हैं तो मैं नहीं जाऊँगी। ओह माय गॉड, आपने ऐसा सोच लिया था? हाँ, ओके। क्योंकि मुझे लगा पता नहीं हाँ, वहाँ जाके क्या होगा। हाँ, और ये तो वो तो टीवी रेडियो में ऐसा हुआ था, अब ये तो टीवी है, इसमें तो मतलब ये तो और नया नया, तो मतलब लोगों को और वो होगा, कौन मेरे को आउटसाइडर को घुसने देगा। मंजू जी के प्यार है, वो मुझे बुला रही है, मुझे बहुत मानती है, तो मन में डाउट था। तो उन्होंने कहा भाई मैं इस बात की गारंटी दे, अभी तो फिलहाल मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा। तो मैं आज जहाँ पर हूँ जो भी हूँ उसका एक क्रेडिट डेयरी वालों को भी जाता है कि उन्होंने मुझे पक्की नौकरी नहीं दी। और फिर मैंने घर पे बोला, फिर पापा ने कहा तुमको जो ठीक लगता है करो। और फिर मैं यहाँ आ गई, और फिर उस तरह से शो थीम बना, जो शो टाइम था पहले, फिर बाद में शो टाइम नाम की मैगजीन आ गई, फिल्म मैगजीन, तो शो का नाम शो थीम हो गया। ये फर्स्ट स्पॉन्सर्ड शो था दूरदर्शन का। और वहाँ से आपकी एज अ राइटर टेलीविजन में शुरुआत हुई। और फिर हाँ, शो थीम में सारा काम ही मैं देखती थी। अच्छा। मतलब शो थीम में था
कि एक थीम ले ली, बचपन, दिल, प्यार, गाँव, कुछ भी, उससे जुड़े 9 से 10 सीन डिफरेंट इमोशंस वाले। जैसे दोस्ती में किस तरह की दोस्ती, ये दोस्ती, एक वो दोस्ती, किस तरह की दोस्ती, एक ये वो दोस्ती, मतलब जितने आप अलग अलग शेड्स ले सकते हैं वो, फिर उनको सिलसिलेवार लिखना, कमेंट्री लिखना, और वो जो नरेशन है वो कोई फिल्म स्टार करता था। अच्छा, तो सीन्स शूट होते थे या फिल्मों से लिए जाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो मैं शुरू से, मुझे फिल्मों का बड़ा, मतलब मैं पागल थी, चस्का रहा। हाँ, और क्योंकि माँ और पापा ये दोनों भी गायकी में भी इसमें थे और उन्हें भी फिल्मों का बहुत शौक था, तो घर में ऐसा माहौल नहीं था कि हम तो फिल्में देखेंगे। हमने सब फिल्में देखी। महासौन में थिएटर नहीं था, तो रायपुर में जाके फिल्म देखकर आते थे, पापा ले जाते थे खाने। तो ऐसा, तो फिल्मों का मतलब, तब ये पूछ लो इससे कौन सी सीन में क्या, कौन सी फिल्म में क्या है, क्या, मुझे सब रटा हुआ रहता था। तो पढ़ाई के दिनों में जिस बात को लेके गालियाँ पड़ती थी, वो चीज़ मेरे काम आई यहाँ पे। तो मैं ही टॉपिक सेलेक्ट करती थी, ऑब्वियसली मंजू जी के साथ में डिस्कस करती थी और ये था, स्क्रिप्ट भी उनको सुनाती थी, लेकिन मैं भी टॉपिक सेलेक्ट करती थी, उससे जुड़े जो भी 8-10 सीन्स हैं वो करती थी, मतलब क्रिएटिव पूरा भी हाँ करती थी। फिर वो सीन्स आते थे, तो उस ज़माने में वो शो थीम के टाइम पे गिने चुने प्रोग्राम थे ना, तो उषा दीक्षित के साथ में एक और नाम, 2 नाम साथ में लिए जाते थे। जब किसी को बताऊंगी कि मैं उषा दीक्षित हूँ, अच्छा डिम्पी खेरा वाली थी क्योंकि उषा दीक्षित डिम्पी खेरा का नाम आता था, डिम्पी खेरा प्रोडक्शन है, तो वो डिम्पी मेरी फ्रेंड जल्दी हो जाता। हाँ, तो वो मुंबई में मेरी पहली सहेली, पहली फ्रेंड जो अभी तक है, उससे डिम्पी। तो वो प्रोडक्शन देखती थी, फिर वो प्रोडक्शन वालों को फ़ोन करती थी। तब तो ये वीडियोस का ज़माना नहीं था, आज तो इतने से में आप पूरी फिल्म लेकर आते हैं, तो वो रील्स आती थी, फिर रील्स में मैं अंदाज़ा लगाती थी ये सीन कौन सी रील में हो सकता है। ओह हाँ, तो अच्छा, मतलब एक हाँ कैलकुलेशन चलता था, कितने मिनट का है तो ये फिल्म के इंटरवल के बाद है, तो ऐसा ऐसा फिर हम लोग करते थे। फिर वो मतलब उसमें फॉरवर्ड और ये वो बिल्कुल उसको आपको उसमें लगा के उसके लिए आपको बुकिंग लेनी पड़ती थी स्टूडियो में, और वैसे फिर वो आपकी वो निकालनी पड़ती हाँ होगी। फिर वो तब तो हाई बैंड हुआ करता था, बीटा बीटा तो बाद में आया, लो बैंड, हाई बैंड में लो बैंड में वो ट्रांसफर होता था सीन, फिर वो रील्स वापस जाती थी, वो रील्स आके हमारे पास मतलब 4-4 5-5 दिन पड़ी रहती थी, इतने बड़े आइडियाज हाँ जाती थी। तो उस तरह से तो यहाँ से फिर मेरा शुरू हुआ नॉन फिक्शन। फिर मंजू जी के साथ ही फिर एक कहानी उन्होंने शुरू किया जिसमें इंडियन लिटरेचर, इंडियन मतलब हिंदुस्तान की सारी भाषाओं की कहानियाँ हमने ली और उस पर एपिसोड बनता था, वीकली शो था वो, एक कहानी अगेन बहुत पॉपुलर था उसमें। और उसकी एक कहानी जैसे और भी 3-4 शोज आए बाद में, जैसे एक कहानी था कथा सागर था, दर्पण था बासुदा का, ये सब और भी का शो था। लेकिन एक कहानी की खासियत ये थी कि हम जहाँ की कहानी होती थी वहाँ जाके शूट करते थे और वहाँ के लोकल एक्टर्स लेते थे। तो आपको ट्रैवल करने का बड़ा मजा आया, क्योंकि बाकी जो थे ना उसमें सारे आपको नोन फेसेस दिखते थे, ओम पुरी दिखेंगे आपको, मीता वशिष्ठ दिखती थी या आपको नीना गुप्ता दिखती थी। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ बल्कि एक कहानी में ऐसा नहीं, बल्कि एक कहानी ने कई नए चेहरे दिए। जैसे पल्लवी जोशी तब तक बाल कलाकार थी। अच्छा। एक कहानी की जो पहली कहानी हमने शूट की थी अमृता प्रीतम जी की, जंगली बूटी, अच्छा। उसमें एज एन एडल्ट पहली बार पल्लवी ने काम किया था। तो इस तरह से राजेंद्र अपना गुप्ता जी पहली बार उन्होंने टीवी हमारे साथ किया एक कहानी में। तो बहुत लंबा बहुत काम किया है, पहला काम हमारे साथ किया था। वैसे कितने सारे लोग होंगे, बहुत सारे। हिमानी जी ने भी NSD के बाद जो पहला कमर्शियल काम किया हमारे साथ किया। तो फिर वहाँ से उसमें तो ये था कि बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ होती थी सब। कंटेंट वाइज उषा जी पहले का दौर ज़्यादा अच्छा लगता है या अब जिस तरह की कहानियाँ कही जा रही हैं?
मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, चेंजेस तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बात कर रही हूँ 83 लेकिन 84 की। दौर भी बदला है, हाँ, वो भी बात है। बहुत ज़बरदस्त बदला है। हाँ, तो आपको लगता तो है मैंने कि उस तरह की मतलब एक तरह से पूरा सफ़र तय किया है तब से अब तक, शुरुआत से लेके अभी तक तो चल रहा है। मतलब एक्चुअली में टीवी जब आया, हाँ, उसके दूरदर्शन साथ जब में आया, हाँ, तब से लेकर आज तक में तो पूरा हाँ दौर आपने कवर कर लिया। हाँ, तो अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कंटेंट वाइज बहुत ज़्यादा फर्क आया, खराब हुआ है? अच्छा, क्या लगता है आपको? दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, पहले कई चीज़ों से आप बंधे हुए थे, तो आज आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी का फिर हम गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैंने एक कहानी में कहानी डायरेक्ट की थी, अलीक, सुबोध घोष सर की लिखी हुई थी, सुबोध घोष, शायद इजाज़त की कहानी भी उनकी थी। तो सुबोध घोष जी की कहानी थी अलीक, उस पर। तो वो कहानी थी सड़कों पे, दीवारों पे जो फिल्मों के पोस्टर लगाता है ना, उस बंदे की कहानी। तो मतलब बहुत नीचे का तबका हुआ, तो उसने, तो हमने वैसी ज़बान रखी थी, उसने पूरी कहानी में 6 जगह साला बोला था। दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में फिर वो बैठ के 6 जगह से साला निकाला। तो ये वो ज़माना था। और तब था, आप टेक्निकली इतने वो नहीं थे। आज तो आप बीच में एक वर्ड क्या, एक मतलब कुछ भी आप कर सकते हो आप। वो लो बैंड का, हाई बैंड का ज़माना, मतलब बहुत बहुत मुश्किल। तो कई बातें जो उस समय नहीं कह सकते थे, अब कह सकते हैं। कई बार सब्जेक्ट की मांग होती थी तो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कितना खुल के, लेकिन जहाँ पर आप भाई सड़क पे आज लोग बैठ के बात करते हैं तो ये साला जैसा तो बोल लेते ना, आप उतना भी नहीं बोल सकते थे। और अब देखिए कि आप ऐसे बोलते हैं कि आपको कान बंद करने पड़ते हैं। अब ज़्यादा होता है, अति हो गए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। टेक्निकली हम इतने अभी वो अच्छे हो गए हैं कि पूछिए मत। तब अपने देखिए, हमने तो लो बैंड पे काम किया है। कैमरा अगर आपका ना किसी ब्राइट चीज़ को एक्सपोज कर ले, कि लालटेन जल रही है, हमने उसका शॉट लिया। पंच लाइट हमने कहानी की थी रेणु जी की, ओके, तब उसे पंच लाइट का तो शॉट लेंगे ना भाई, उसको कैसे आप अवॉइड करोगे? कहानी की हीरो तो पंच लाइट है, पंच लाइट वो गैस वाली। उसका शॉट आपने लिया, उसके बाद आप है ना, तो पूरी वो टेल बनती थी, ओके, कैमरा हो जाता था, टेल बनती थी। सफ़ेद आप नहीं पहन सकते थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे टेक्निकल। हाँ, तो हम असिस्टेंट्स का काम होता था रात भर चाय के पानी में कपड़े। अब आपकी डिमांड ऐसी, आपको सफ़ेद कपड़े पहनने, सफ़ेद धोती है, सफ़ेद साड़ी है, तो टेक्निकली ऑल्सो, कंटेंट वाइज ऑल्सो नहीं, लेकिन टेक्निकली तो नो डाउट बहुत आगे हैं। हाँ, बहुत आगे हैं। लेकिन लेखन वाइज भी आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। एक तो क्या है, तब टाइम बहुत था, आपको सोचने समझने का बहुत टाइम मिलता था। और ये बात मैं सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक्टर्स के लिए भी कह रही हूँ। मैंने खुद ने एज ए डायरेक्टर भी काम किया है एक कहानी में, दूसरे देश में। तो हम लोग पहले ना, जैसे थिएटर वाले करते हैं ना, हम वैसे करते थे। ये सारे एक्टर्स 3-4 दिन पहले से आते थे, हम रीडिंग्स करते थे, और ये होता है। आज ये है कि आपके अगर 7 या 8 लोग फ्रेम में हैं आपके, उसमें से 5 के तो बॉडी डबल खड़े हुए हैं। आपका कैमरामैन क्या कर लेगा? और कैसे आएगा वो? क्या कर लेगा वो? कैसे आएगा? उसने वही है, एक वाइट आपका बैक सेट छापना है, उसके बाद उसने क्लोज ही जाना है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। आज ट्रॉली को कोई हाथ नहीं लगा, मुझे ट्रॉली शॉट्स इतने पसंद थे। ट्रॉली शॉट्स में जो पूरा है और ट्रॉली बैक और ट्रॉली फॉरवर्ड, वो बात ही नहीं रही अभी। तो आपका आज डायरेक्टर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा, आप नहीं कर पाते, आपके पास इतना। फिर फला एक्टर आया भी, वो 2 घंटे के लिए आया, उसको आपके अगले 2 एपिसोड के क्लोजअप उड़ा दें, तो आपको क्लोजअप ही लेने भाई। ऊपर शर्ट चेंज कर करके, या कोई महिला है तो आपने फटाफट साड़ी चेंज की, बिंदी चेंज की, कान के चेंज किए और खड़ा कर दिया, तो आपने तो क्लोजअप ही से काम। लेकिन आपको डेली सोप्स के साथ ही ये लगता है, प्रॉब्लम लगता है, या आपको फिल्मों और वेब के साथ भी लगता है कि कंटेंट? नहीं, वेब सीरीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। अजीब बात है, शॉकिंग भी है, मुझे वेब सीरीज़ का न्योता ही नहीं आया। वो लगता होगा ना, ये बालिका वधू लिखती है, गंगा लिखती है, ये लिखती है, पता नहीं
गाली गलौज, अरे गाली गलौज तुमको आती, तुम डाल देना। नहीं नहीं बिना गाली गलौज के भी बहुत सारे शोज हैं। नहीं नहीं, पंचायत जैसे शोज हाँ भी हैं, बहुत भगत है, जैसे बहुत है। shows वो भी हैं। सोच के हाँ। मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागती है। हाँ। अदरवाइज मैं इतने सालों से मतलब मुझे खुद हैरानी होती है कि तो मेरे आप- पास वेब आपका सीरीज मन का होता मेरे है पास web- बिल्कुल मन होता, क्यों नहीं। जब मैं पंचायत का नाम लिया, हम्म। पंचायत जैसी वेब सीरीज देखी तो लगता है, हम्म। और ऐसा काफी काम हुआ है। हम्म। अपना गुल्लक है, हम्म। और भी एक दो शोज हैं हम्म। जो मॉडर्न भी होके भी, crime के भी बहुत सारे शोज क्राइम के भी बहुत हैं। पता नहीं, हम्म। मैंने बीच में सुना था ऐसा कि वो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है टीवी के राइटर्स से, अच्छा, ये मैंने सुना हुआ है। ओके, मैंने भी यार सुना है टीवी, वैसे हाँ तो। टीवी वाले नहीं चाहिए यार। अच्छा, अब और उसका क्या उनको- आपको रीजन लगता है? वो टीवी पे जो चल रहा है वो देख के तो भाई हमें जो मिल रहा है वो लिख रहे हैं ना। नहीं, लेकिन एक ये भी है बात है ना कि एक राइटर तो हाँ तो ये उन्हें समझना चाहिए ना। अगर आप जानते हैं तो जो मिलेगा हम वैसे ही काम करेंगे ना। ये भी वही है, एक्टर है, जो ऐसा मतलब रोल मिलेगा वैसे ही करोगे। एक आर्टिस्ट टीवी में भी एक्टिंग कर सकता है और वेब हाँ में भी कर तो सकता अगर है। मैं बालिका वधू लिख सकती हूँ, हम्म, अगर मैं अस्तित्व एक प्रेम कहानी लिख सकती हूँ, दोनों बिल्कुल अलग है। दोनों बिल्कुल। और मैं एक टाइम पर कहानी घर घर की लिख रही थी और अस्तित्व एक प्रेम कहानी लिख रही थी, दोनों अलग शोज, दोनों बिल्कुल अलग शोज हैं। फिर मैंने अभी अहिल्या लिखा है, हाँ। तो मैं सात सीआईडी के फेरे- एपिसोड्स सात भी मैंने फेरे सात फेरे लिखा। लिखा है, मैंने सीआईडी के एपिसोड्स लिखे हैं, तो पुकार लिखा अभी आपने? पुकार लिखा। तो मतलब आप मौका दोगे तब तो ना। और है जैसे बहुत सारी बातें एक हैं। चीज आपको ये खटकती है कि इतने साल का अनुभव होने के बाद वेब और फिल्मों के लिए टीवी राइटर्स को स्पेशली स्ट्रगल करना पड़ रहा है? स्ट्रगल करना पड़ा, मैंने क्या स्ट्रगल अफसोस- किया कैसे नहीं, आप मैंने define करेंगे अगर मैंने मुझे इस बात का अफसोस होता अगर ये बात सही है, मेरे साथ तो हुई है, मैंने 2-3 जगह से सुना है यार टीवी वाले नहीं चाहिए, ओके ठीक है। तो उसका एक तो रीज़न मैंने बता दिया। वेब तो वैसे भी एक वो बोलते हैं ना कि बहुत ही अचानक से जन्म हुआ है, वेब तो हाँ, पहले था ही नहीं, था ही नहीं ना, फिल्में- तो उसके लिए तो अपने राइटर्स कहीं से Exactly, उठाए होंगे ना। मतलब जो जिसने भी पहली बार लिखा होगा हाँ, अब जैसे टीवी पे आया था, हम्म, मैं बता रही हूँ आपको, जब शो थीम कर रहे थे, हम्म, पहला शो मेरा था और टीवी का, तो टीवी नया नया आया था, उस समय के स्टार्स, जैकी की हीरो रिलीज हो गई थी, ओके, हाँ जैकी को हमने बुलाया था, जैकी ने किया, उसके बाद फोन करके पता दोबारा फिर बुलाना है कि नहीं मेरे को, मतलब लोग आना चाह रहे थे। मीनाक्षी शेषाद्री ने खुद के मैसेज लगाया कि मैं करना चाहती हूँ, पूनम ढिल्लो ये सब, तो बट अब एक बार मैं फिल्म सिटी में कोई एपिसोड शूट करती, फिक्शन शूट कर रही थी, मुझे याद है वहाँ पे फिल्म सिटी में उस ज़माने में बहुत शूट हुआ करती थी। तो उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन वहाँ पे 18 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, मैंने सुना, क्योंकि मैंने दिन भर में पता नहीं कितने लोग देखे। ओके, मैं अंदर से शॉट समझा के आ रही हूँ, देखा, बाहर आके देखा कि मेरे मॉनिटर के सामने कुर्सी पे नसीर साहब बैठे देख रहे हैं, ओह, कि मतलब हाँ, हाँ, नया था सबके लिए टीवी। सबके लिए, सही बात है। उसी दिन वहाँ से श्रीदेवी भी गुजरी थी, वो भी रुक गई थी शॉट देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तो मतलब ऐसा मौका तो वो भी देना नया पड़ेगा। नया आया हाँ, था ना, मौका तो देना तो इसके पड़ेगा। लिए कोई स्पेशली अलग से तो पैदा नहीं हुए होंगे राइटर्स। हम्म, तो ये क्या सोचा उन्होंने, मुझे टीवी के हिसाब से जो सोचा, मुझे ये समझ में आता है कि जो टीवी पे चल रहा है उन्हें लगता है कि हम उससे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं और अलग हैं, और है काफ़ी मायनों में है भी, क्योंकि टीवी पर भी कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है जो हुआ करता था। और दूसरी बात, जैसे टीवी में ना ये आधे पेज के मोनोलॉग्स होते हैं, जो आप वेब सीरीज में आपने देखोगे फट 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 फट, क्योंकि कौन सा शो देख रही थी और मैं हंसी कि मैंने कहा एक एपिसोड में हमारे जितने डायलॉग नहीं होंगे ना, वो पूरे 10 एपिसोड में ऐसा पता नहीं कौन सा मैं यही सोच रही थी। तो अब यहाँ की डिमांड है भाई, वो वॉइस ओवर्स, यहाँ पे वॉइस ओवर डलवाए जाते हैं, कहीं भी एपिसोड फ्रीज हो जाता है, हमारे स्क्रिप्ट में नहीं था वॉइस ओवर, फोन आता है, आप पता चल रहा है सब्जी खरीद रहे हैं बाजार में, मैम वो एपिसोड ना वहाँ पे फ्रीज हो गया, तो उसके लिए अब वो फ्रीज तो बनता नहीं, वॉइस ओवर दे दो। इस तरह तो से यहाँ के काम करने का ढंग अलग है, तो इसके लिए अब आपके पास वो रहेगा कि नहीं भाई हमें तो मोनोलॉग्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे फट 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 चाहिए, तो हम वो लिखेंगे ना, आप चांस तो दो। फिल्मों में भी यही लगता है आपको? फिल्मों का मुझे अगेन बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 2 फिल्मों में असिस्ट किया है एज ए, मतलब
एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, और एक तीसरी फिल्म में मैंने मतलब मेरा जो टाइटल आया था वो एडिशनल डायलॉग्स का आया था। अच्छा। तो उसमें तो यही था कि मैंने पूरी फिल्म अपने हिसाब से लिख के भेज दी थी, लेकिन मेरे पास, क्योंकि तब मैं बालाजी के साथ काम कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के अपन करें कि हाँ भाई क्या अच्छा है क्या रखें, तो उनको जो अपने हिसाब से लगा रखा, लेकिन हाँ मुझे क्रेडिट मिल गया था। तो वो फिल्म थी फना। ओके। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे कहा फिल्म तो मैं बिल्कुल करना चाहती थी, क्यों नहीं करना चाहती, हर किसी का सपना होता है, आप टीवी में आए तो फिल्म क्यों नहीं करोगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं इस फील्ड की, कुछ ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब मैं सच में जब मुंबई आई थी तो मुझे सीन्स और शॉट्स में क्या फ़र्क होता नहीं पता था, स्क्रीन प्ले डायलॉग क्या होता नहीं पता था, फिल्म इसने लिखी है ये पता होता था, ये सब मुझे यहाँ पे पता चला, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सब कुछ मैंने काम करते करते। तो उसमें पहले आपको टाइम लगा, ठीक है ना, और उसके बाद जब आपने काम शुरू कर दिया तो आपको काम से फुर्सत नहीं मिली, फट आप करते गए, अच्छे मौके मिलते गए, अच्छे शोज मिलते गए। फिर ये हुआ कि आप नाम बन गया टीवी में, आप घर बैठे आपको ऑफर्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा शो करूं, कौन सा शो नहीं करूं, या मैं कितना कर सकती हूँ। फिल्मों के बारे में सोचा नहीं, मतलब हाँ, और फिल्मों का भी ये कि मुझे पता चला फिल्म वाला कोई मुझे घर बैठे फिल्म नहीं देगा, मुझे जाके उसके लिए बाहर भटकना पड़ेगा। और फिर मुझे पता नहीं था किससे मिलूं, क्या मिलूं। फिर मुझे लगा कि जब यहाँ मुझे बैठे बैठे सब अच्छा मिल रहा है तो फिर मैं बाहर जाके क्यों स्ट्रगल करूं। तो दूसरी बात ये थी, ये भी जो फना की बात हुई तो फ्रेंड की फिल्म थी तो आ गई थी पास में, तो मैंने नहीं। फिर एक दो बार बाद में तीन फिल्म वालों से बात हुई थी, छोटी छोटी प्रोड्यूसर थे, तो उनसे बात हुई थी, सब्जेक्ट अच्छा था, मैंने करना चाहा, क्योंकि फिल्म तो करनी थी भाई। वो लोग पैसे जो ऑफर कर रहे थे, मैंने कहते तो मैं 2 एपिसोड में कमा लूंगी। ओके। तो मैं क्यों आपका, क्योंकि मुझे फिल्म लिखने के लिए मुझे तो अपना टाइम देना पड़ेगा, और ये सब करिए, और फिल्म आप बना रहे हो 2 घंटे की और पैसा मुझे मिल रहा है 2 एपिसोड का। फिर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर लगा कि कभी आएगा, सब ठीक हुआ तो देखेंगे, करेंगे। तो फिल्म का तो पता नहीं, अभी तो फिल्म वालों की भी हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। वेब सीरीज़ ज़रूर करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा काम ज़रूर करना चाहती हूँ, और टेलीविज़न तो कभी नहीं छोड़ूंगी। टेलीविज़न मुझे छोड़ने बात अलग है, क्योंकि जो है यहीं से बने हैं। टेलीविज़न आपको पकड़े रखा, अब पकड़े रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इतने अच्छे शोज आपने जो है वो दिए, मुझे अच्छे शोज मिले, मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। उषा जी, आपका प्रोसेस क्या होता है? जैसे कोई भी शो आता है तो आपका कोई प्रोसेस होता है, या बस राइटिंग शुरू कर देते होता है, कुछ तो थॉट चलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कोई शो आया, ज़्यादातर डायलॉग्स ही करती, मैं डायलॉग्स ही करती हूँ। ओके। पहले किया मैंने, लेकिन आई थिंक 7 फेरे में आपने कहानी भी नहीं, कहानी पे तो मैंने कभी काम नहीं किया। अच्छा। मैंने स्क्रीन प्ले टीम में थी, मैं कहानी घर घर की में। अच्छा, हाँ, स्क्रीन प्ले टीम थी, वहाँ 2-3 लोगों की टीम थी, उसमें मैं एक थी। और फिर मैंने अपने जो एपिसोड्स किए, एक कहानी का मैंने जो डायरेक्ट किए वो मैंने लिखे। अच्छा। स्क्रीन प्ले, डायलॉग, पूरा सब। एक कहानी में भी पहले तो बाहर के राइटर्स से लिखवाते थे, फिर बाद में धीरे धीरे मैंने भी सीख लिया, हाथ साफ करने लगी। तो मंजू जी ने मुझे मतलब मैंने बहुत सारी एक कहानी के स्क्रीन प्ले लिखे हैं, डायलॉग सब, मतलब एक कहानी, मतलब स्टोरी को अडैप्ट किया है अच्छा वीडियो के लिए। फिर अधिकार उनका सीरियल क्या था, उसमें भी मैंने किया, वो तो मैंने पूरा नहीं लिखा था। उसमें अधिकार एक शो था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, औरतों की लीगल राइट्स पर, जिसको उसमें नरेटर, उसमें हम रियल केसेस लेते थे। केतकी जयकर जी और राजेश जयकर जी बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं, और वो हमारे कंसल्टेंट थे, वो हमें देते थे, गाइड करते थे, और वो रियल केसेस देते थे। हम उन लोगों से जहाँ तक पॉसिबल हुआ जाके मिलकर आते थे, जिनकी स्टोरी है जो अवेलेबल है, और फिर वो तो लीगल पूरा सब सपोर्ट उनका था, कहीं हम गलत ना हो, वो सब करते थे। तो वो डॉक्यू ड्रामा जैसा था, नरेटर होता था और हमारा कहानी चलती थी। तो उसका जो नरेशन मृणाल पांडे जी करते थे, बहुत पॉपुलर था ये शो। इनफैक्ट जब ये शो बंद हुआ तो उस समय राज्यसभा में लोगों ने सवाल तक उठाए, क्योंकि उस समय वो कुछ भूत प्रेत वाले सीरियल चल रहे थे। अच्छा। कि इनको चला रहे हैं और अधिकार था। तो
प्रोसेस तब की अलग थी, मतलब अभी भी जैसे आता है मेरे पास कोई, तो आपके पास कहानी होती है, स्क्रीन प्ले होता है, आपके पास कहानी होती है, स्क्रीन पे होता है, फिर उसमें वो सजेशंस अगर आपके पूछ लिए तो आपने कुछ दे दिए, नहीं पूछा कोई नहीं, चुपचाप अपना काम करो। अच्छा, फिर उसमें जब जब डायलॉग राइटर की बारी आती है मेरी, तो हाँ फिर मैंने बताया कि स्क्रीन पे मैंने बाद में छोड़ दिया, क्योंकि क्योंकि वो वो करते ही नहीं है स्क्रीन पे। नहीं, स्क्रीन पे स्टोरी कुछ नहीं, अच्छा, उसका राज की बात बताती हूँ मैं, कि उसके लिए लोगों को बहुत मीटिंग करनी पड़ती है, उसके feedback और से मुझे बहुत होते हैं। मीटिंग से मुझे भगवान बचाए। तो डायलॉग राइटिंग मतलब आराम का है। हाँ, शुरू के आपके जो 1-2 एपिसोड होते हैं वो चैनल सुनता है, क्योंकि देखने के लिए भाई नए कैरेक्टर्स हैं, सब कुछ नया है, किसको सब प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो और अभी मतलब आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि आप 2 एपिसोड लेकर सुनने हाँ, जाते हैं, हाँ, और चैनल बोलता है एक सुन के ठीक है उषा जी कैरी ऑन। तो मुझे वो नहीं, फिर ऐसा है कि आपने जो लिखा वो छप गया, वहाँ शूट पे चला गया, टेलीकास्ट हो गया, तो वो नहीं। तो वो शुरू के 1-2 एपिसोड तक ही आपकी वो मीटिंग रहती है कि आप स्टोरी मीटिंग में बैठो। स्क्रीन प्ले के तो फीडबैक क्योंकि हाँ, इतने होते हैं हाँ, कि वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत बहुत ज़्यादा। तो वो मुझसे मीटिंग्स नहीं हुआ, मीटिंग में करूँगी मैं काम करूँगी, तो ऐसा है। तो लेकिन आप कैरेक्टर्स जैसे कैरेक्टर्स, हाँ, कैरेक्टर्स पे जब बालिका वधू आपका राजस्थान का सात फेरे भी मेरे ख्याल से राजस्थान का ही था वो, background, हाँ। तो भाषा को लेकर या कैरेक्टर्स को लेकर कुछ तो एक thought देखिए, process चलता हाँ, होगा ना। ये दोनों ही शो पुर्णेंदु के लिखे हुए थे, अच्छा, पुर्णेंदु शेखर, शेखर, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम लोगों ने साथ में ये अधिकार जिसकी बात करी थी ना मैं, जो मृणाल पांडे जी का, वो उस शो में वो हीरो बनने आए थे मुंबई, और पुर्णेंदु, हाँ मैं तो okay, आ गई थी राइटर बन के। हाँ, तो वो जो पर्टिकुलर एपिसोड हमने शूट किया था उसमें पुर्णेंदु हीरोइन के भाई बने थे, ओके, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी उस एपिसोड में। जो एपिसोड हमने साथ शूट किया था उसमें पुर्णेंदु हीरोइन के भाई बने थे, मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थी, और सतीश जी अपना डायरेक्टर थे, सतीश कौशिक। तो हाँ, तो मैंने पुर्णेंदु के साथ ज़्यादा काम किया। तो ये दोनों ही राजस्थान के सब्जेक्ट थे, और पुर्णेंदु राजस्थान से, ओके, तो उनसे मुझे बहुत मदद मिली। और बाकी कैरेक्टर्स का तो ऐसा है, पुर्णेंदु बहुत डिटेल में काम करते हैं, तो आपको बहुत उससे हेल्प मिल गई। तो मैं इन दोनों शोज़ की बात की जहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं उसकी बात करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे है ना कि आप कैसे करते हो, तो इसमें भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आपका हाथ रहा ही है, लेकिन वो बहुत वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स थे पहले से ही बहुत तैयार थे, तो इसमें नहीं। और रही बात लैंग्वेज की, तो ईमानदारी से पूछा जाए तो बालिका वधू में 10 भी नहीं, 6, 7, 8 वर्ड्स हमने टिपिकल यूज़ किए होंगे, लेकिन वो पूरा तामझाम, वो लुक उनकी वो सब सेट, हाँ वो सब था, जैसे बींदड़ी, हाँ, बींद, हाँ, और थारी भली हो गए, और ये जो कमाघड़ी, इस तरह के कुछ हम लोगों ने खास ले लिए थे, क्योंकि ज़्यादा लेते तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता। उसमें मैं बताती हूँ, हाँ जो आप कंट्रीब्यूशन की बात करिए ये आता है, उसमें बताती हूँ। उस बालिका वधू में स्पेशली मेरा जो मेरे गांव का बैकग्राउंड है ना, वो मेरे बहुत काम आया। भोपाल गांव का, अच्छा, ओके, जहाँ भी रही हूँ मैं, Okay. गांव का बैकग्राउंड। गांव से क्या मतलब है, जहाँ आपने बिल्कुल ज़मीनी ज़िंदगी देखी है, ठीक है, जो आजकल के बच्चे या आजकल के जो राइटर्स अभी उग रहे हैं, उन्होंने वो देखा ही नहीं है। मतलब हमने जामुन जो टूट के नीचे गिर के फटता था, वो उठा के जो आप अपने फ्रॉक से रगड़ के जो खाते थे, वो टेस्ट आपका जामुन में ये 300 रुपए किलो जामुन में नहीं आता है। और वो बेरी वो जो आप तोड़ के पत्थर से खाते हो, तो ये जो है ना, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो बातें होती हैं, आपके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैंने जामुन का एग्जाम्पल दिया, तो ये शायद कहीं बुलवाया भी होगा मैंने सुरेखा जी से। तो ये जो चीज़ें हैं ना, और मुझे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने कुछ शब्द ऐसे भी यूज़ किए होंगे जो राजस्थान में बोले ही नहीं जाते,
लेकिन फिर भी अच्छे लेकिन वो लगते इतने थे, अक्खड़ थे। थे और इतने मिट्टी में सने हुए थे कि वो लगा कि ये है। लेकिन अदरवाइज आपको राजस्थानी भाषा बहुत अच्छे से आती है, नहीं आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ वो वर्ड्स के हाँ, help वर्ड्स से हेल्प से। हम्म। और उसमें यह था कि आपको बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि रस्टिक, तो अक्खड़ बना, मतलब वो स्वाद हाँ, भी आ जाए, हाँ, पूरा हाँ, सना हुआ भी ना तो लगे। वो एमपी का हो राजस्थान का, और एमपी राजस्थान का काफी मिलता जुलता भी, हाँ, स्पेशली हाँ, निमाड़ साइड हाँ, का वहाँ हाँ, का। हाँ। तो और वो सब मैंने देखा हुआ है, वो जिंदगी मैंने देखी हुई है। गंगा में भी शायद गंगा में भी वही ऐसे गंगा process रहा फिर। हाँ, गंगा बनारस का था, हाँ, तो वो बनारस बनारस का और भी। अपना हिंदी बेल्ट तो सब सही है। हम्म। तो उसमें वो का करें, उसमें का हुआ काहे, और वो काहे बड़ा हिट हो गया था गंगा का। वो काहे तो हमारे ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। फिर हाँ, फिर उसमें फिर हाँ, जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा, फिर मैंने सुरेखा जी को उसमें मैंने कहा पोटेंशियल से डिस्कस किया, इनको श को स बोलने दें। ओके। क्योंकि मैंने हिंदी बेल्ट में तो बहुत देखा है, अच्छे अच्छे पंडित अच्छे, ज्ञानी हाँ, प्रोफेसर्स हाँ, हाँ, वो हाँ, श को स बोलते हैं। हाँ। तो और सुरेखा जी ने जो उसको पकड़ा, तो मतलब वो पहले एपिसोड से एंड हिट हो गया। उन्होंने कभी जिंदगी में श बोला ही नहीं, मतलब वो हाँ। एपिसोड तो गलती से बोल देते हैं ना लोग, लेकिन फिर सुरेखा जी थी। फिर वो कुछ एक दो चीज़ें और जोड़ दी थी उनकी। तो वो जो राजस्थान का नहीं, लेकिन वो जो शहर से दूर गांव की ज़िंदगी का जो रंग मैंने डायलॉग में डाला, फिर वहाँ की कहावतें मुझे पता है अपने। अब वो एमपी की हो, वहाँ की हो, कहीं की भी हो, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। अब ये आप ये तो कहीं कहीं भी लगा लो। कर और फिर सकते हो, सुरेखा जी ने किसी अपने भी स्टाइल में बोला, तो लोगों ने कहा अरे वाह क्या डायलॉग लगा। मेरा डायलॉग नहीं है, ये कहावत है। तो ये चीज़ें मेरे बहुत काम आई, बहुत काम आई। लेकिन आपकी उषा जी ज़्यादातर शोज जो है, सात फेरे ले लें हम, चाहे गंगा ले लें, बालिका वधू ले लें, प्रोग्रेसिव थॉट को लिए हुए रहे। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपने ऐसे खुद से चूज करी या बाय चांस वैसे ही शो आए? नहीं नहीं, मेरे पास जो शोज आए मैंने लिया। अच्छा। और शोज बनाने वाले ने सोचा कि ये और या फिर आपका उषा को देना background चाहिए। वैसा रहा हमेशा? नहीं नहीं, ऐसा progressive? कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपको प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड अरे तो वो खुशकिस्मत, हाँ मेरी, हाँ लकी होगी मुझे ऐसे शोज। शोज मिले। बाकी तो क्या ये अपना जो प्रोड्यूसर हैं संजय वाधवा, कोमल वाधवा, उनका ही था सात फेरे, उनका ही बालिका वधू था। और भी उनके बहुत सारे आपको शोज किया मैंने। सबसे उनका ज्यादा ज्योति भी मैंने किया, हाँ, जो इमेजिन करके आता था, जिसमें कमाने वाली लड़की, माँ नहीं चाहती कि शादी हो, क्योंकि वो चली जाएगी तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो मतलब इस तरह के सारे ही shows- प्रोग्रेसिव रहे। हाँ, तो और ये ज़्यादातर फिर अस्तित्व अपने टाइम से सोचिए कितना आगे का समय है। के आगे का हाँ, show, आप हाँ। अपने से इतने साल छोटे लड़के से आपका शादी, अफेयर और शादी बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। आपको सबसे ज्यादा मजा कौन से शो को लिखने में आया? तो ऐसा कोई तो होगा ना एक शो जो जिसको लिखने हाँ, में ऐसा लगा होगा कि यार मुझे मैं दो शो का डेफिनेटली नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ओके एक बालिका वधू, ओके नो डाउट, दूसरा अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, क्योंकि बहुत अलग है दोनों। वो बिल्कुल सिटी बेस्ड एक पढ़ी लिखी डॉक्टर की कहानी, और बिल्कुल हाई फाई फैमिली, और यहाँ पर एक छोटी बच्ची का। तो मेरे लिए क्या था उसमें जो चैलेंज था वो ये था, जो ये हमारे अभी हम जो बात हो रही थी ना कि वेब सीरीज वाले क्यों नहीं टीवी वालों को ऐसा करते हैं, उनको सुनना चाहिए क्या हम कर सकते हैं। हाँ, इसका शॉट बना के हाँ। चलेंगे और ये बात पहुंचेगी लोगों तक कि तो यहाँ मैं अपना बालिका वधू है, सबको पता है, नाम से पता है। अस्तित्व एक प्रेम कहानी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मॉडर्न स्टोरी। फिर उसमें आगे जाके ये भी हो जाता कि बेटी मिलती है बाप से, उसको पता नहीं है मेरा बाप है, और वो उसे पसंद करने लगती है मनी मन। तो बोले ये आप इस बोल्डनेस तक गए हो, दिखाने में नहीं, लेकिन थीम थी। मेरा कहना वही है कि आपको बोल्डनेस दिखाने के लिए आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, वो थीम में होती है बोल्डनेस। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर ने एक नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर से शादी कर ली, जो उससे 15 साल छोटा है, इससे बोल और क्या होगा। तो इस तरह का, तो लेकिन लिखने में अब कहानियां दोनों बिल्कुल अलग। हाँ, बालिका वधू अलग, यहाँ अलग।
तो यहाँ पर मुझे जो आज की लैंग्वेज चल रही है, जो आज के कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, एक डॉक्टर बोल रही है, अब वो कहानी अस्तित्व, आपकी सिमरन की अस्तित्व की लड़ाई की कहानी है, पूरी कहानी उसकी। लेकिन जितने भी मैंने एपिसोड लिखे उसमें तो हर दूसरे एपिसोड में मुझे मौका मिलता था मेरे अस्तित्व के बारे में बात करने का, जहाँ की। लेकिन पूरे सीरियल में मतलब जितने एपिसोड मैंने लिखे, सिमरन के मुंह से अस्तित्व नहीं लिखवाया। उसके मुंह से अच्छा लगता ही नहीं। कैसे अच्छा लगेगा? इतनी वो मतलब वो कहाँ उसके मुंह से अस्तित्व अच्छा लगेगा? नहीं, जबकि वो कहानी उसी की थी। तो इस तरह का ध्यान रखना पड़ता था। तो ऐसे बहुत उसमें तो ये 2 शोज आपके, 2 शोज बिल्कुल अलग ऐसे अलग। कोई वो बोलते हैं ना कि कभी कभी राइटिंग में हम कुछ रूल्स बनाते हैं जो हर शो में फॉलो करते हैं। आप कैसे कोई है कि भाई ये चीज़ें तो मेरे हर शो में रहेगी? कुछ रूल्स होते हैं ना dialogue लिखते वक्त? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की राइटिंग हम लोग कर रहे हैं डेली शोज, हाँ, उसमें इस तरह का कोई सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आपका टाइप पर डिपेंड करता है। अस्तित्व जब हम शूट कर रहे थे, आज लोग यकीन नहीं करेंगे जो आज की सिचुएशन झेल रहे हैं, हमारे पास 1.5 महीने का स्क्रिप्ट बैंक था। यही जी, माय गुडनेस, 1.5 महीने का स्क्रिप्ट बैंक। 1.5 हफ्ते का भी नहीं होता। 1.5 हफ्ता बहुत ज्यादा कहते हैं। आज लिखना है, सुबह कल शूट होगा, रात को एडिट होगा, परसों टेलीकास्ट है। कई बार तो नेक्स्ट डे का टेलीकास्ट होता है। तो प्रायोरिटी में इसको शूट किया जाता सुबह 7 बजे की शिफ्ट लगा के। तो उसमें फ़ायदा क्या होता था कि जैसे भी आप बोल रही ना कि कुछ आप ऐसे रूल बना के रख सकते। रूल्स हम बना के रख ही नहीं सकते। यहाँ जब मेरे पास एपिसोड आया, फ्रीज तक आया है, मुझे पता नहीं है कि डीप फ्रीज में क्या होगा, मैं क्या लिखूँ। मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि मैं इसको कितना बिल्डअप दूँ, क्योंकि पता ही नहीं है आगे क्या होगा, मुझे पता नहीं है। अस्तित्व में ये होता था, कई बार ऐसा हुआ, एक सीन हो गया, लिख के दे दिया हमने, 4-5 एपिसोड बाद उस सीन का कुछ वहाँ पर रेफरेंस मिला, और फिर लगा कि बात यहाँ तक बढ़ गई है। मैं संगीता जी को फ़ोन करके, संगीता जी वो फला सीन शूट हो गया क्या? वो चेक करके बताया, नहीं उषा जी अभी तो शूट नहीं हुआ। मैं कहा फिर से मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ के मुझे लगता है इसमें ये करना चाहिए, या उसको देख के मुझे लगता है इसमें से ये बात निकालनी चाहिए। तो ये सब करेक्शन वगैरह करने की, अपने काम को और अच्छा करने की, निखारने की, सुधारने की जो थी वो अब नहीं होती। अब जो लिख दिया। तो उसमें अभी आपको लगता है कि टीवी में अगर ऐसा कुछ क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी बेहतर हो सके क्वालिटीज़ का, कुछ आपको सोल्यूशन दिखता है? हर डिपार्टमेंट को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो स्टार सिस्टम है, आप मतलब टीवी में भी है, ज़बरदस्त है, क्या बात कर रहे हैं, ज़बरदस्त है। टीवी में 2-2 घंटे के लिए एक्टर्स आते हैं, फिर उनके टेंट्रम्स होते हैं, सबके नहीं लेकिन हैं, हमने झेले हैं। फिर अब आप क्या करोगे, मुझसे आपने फला का हीरो का वो अगले 4 दिन नहीं है, तो उसको अगले 4 एपिसोड के क्लोजअप करने, तो वो 4 एपिसोड के वही सीन मेरे पास आए लिखने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो रेडी नहीं है, यहाँ तो कट टू कट चल रहा है। पहली बात तो आपको स्क्रिप्ट बैंक चाहिए। स्क्रिप्ट बैंक होगा तब फिर आप आराम से शूट कर पाओगे, आपके पास एक्ट्रेस की डेट्स होंगी तब आप आराम से शूट कर पाओगे। स्क्रिप्ट बैंक होगा तो अभी जैसे बैंक नहीं होता है, तो मैं अच्छा ये फलां हीरोइन हमारी नहीं है, तो अच्छा इसके ऐसा करो, अगले 4 एपिसोड के इसके ले लो। तो अब हमारे पास आया, अब हमें नहीं पता कि उन सीन्स के बीच में क्या होगा, तो हवा में लिखो जैसा है, हवा में लिखो। मुझे पता ही नहीं कि सीन के पहले वो किस सीन में किस तरह लड़के आई है, तो उसका यहाँ क्या मूड होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, बट आप फ्लो में लिखो, अनुभव से ही मिलता है। हाँ थोड़ा बहुत, बाकी आप मतलब कितना अंदाजा लगा। बातचीत में भी मेरा आपका झगड़ा हुआ, इतना ही बताएंगे ना, वो दोनों का झगड़ा हुआ, अरे वो झगड़ा किस लेवल तक पहुंचा, वो ग्रेड, तो उसके हिसाब से उसका मूड होगा ना, उसके भी तो ग्रेड्स होंगे ना अलग अलग। ये सब नहीं होता, तो बहुत मैकेनिकल हो गया सब कुछ।
फ्रस्ट्रेटिंग लगता है आपको कभी? क्या? मतलब कभी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है? बहुत ज़्यादा लगता है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि बस अभी टीवी लगता है, लेकिन फिर और क्या करेंगे आप, और कुछ आता ही नहीं, और कुछ करने लायक नहीं है। तो है, होता है जब आपको पता है कि आप क्या काम कर सकते हैं, जो कर रहे हैं उससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको अभी के अभी लिख के देना है। फिर वो टेलीकास्ट के बाद सोचता अरे हाँ। और कई बार बताऊँ मैं आपको, मामूली शब्द कई बार आपको नहीं सोचते लिखते समय, क्योंकि आपके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर मांग रहे हैं। 2 मिनट सोचा, नहीं दिमाग में आया, मुझे सेंटेंस बदलना पड़ता है। अगर समझ उस समय पे शब्द नहीं आए तो बदलना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। इतने प्रेशर में कैसे थॉट आप क्या तो कहाँ बात कर रहे हैं आप सोचने समझने की, आपको लिखना सुबह 7 बजे की यूनिट लगी आपकी, तो तब लगता है कि बाद में आप सुन के बाद में वो दिमाग में आता अरे ये ध्यान में। आप टीवी देखते हैं? अभी तो मैं वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ, सीरियल्स नहीं Serials नहीं देखती देखती। सीरियल्स अब मैं वही देखती हूँ जो मैं देखती हूँ, वो मैं देखती हूँ, एक एपिसोड भी नहीं छोड़ती मैं। और उसका रीज़न ये है, 2 रीज़न है। पहले था जैसे बालिका वधू में, सात फेरे में हम 2 राइटर्स थे, डायलॉग राइटर्स, मैं और रोहित शेखर। तो ये कि भाई कहानी तो एक ही चल रही ना, कैरेक्टर्स तो वही है ना, तो उन्होंने क्या लिखा कैसे लिखा और कहाँ तक ले गए बात को। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो कहावत लिखी वही कहावत मैंने लिखी, कहावतें तो वही है, सिचुएशन में वही है, आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन आएगी तो आप भी वही लिखोगे, मैं भी वही लिखूंगी, ये भी वही लिखेंगे। 2 राइटर्स का तालमेल कैसे होता है डायलॉग राइटिंग में स्पेशली? हाँ मुश्किल होता है, दोनों को सेम कैरेक्टर की हाँ। सेम नहीं तो फिर मैं करना है। एपिसोड सारे देखती थी, सब देखती थी। लेकिन वो वैसे कैसे होता होगा हैंडल, मतलब नहीं तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। अच्छा कि मैं उनके एपिसोड्स देखती थी, तो मुझे पता था, तो मैं तुरंत उनका अपना, मुझे कई बार क्योंकि उनका पहले लिखा आया, उसके बाद मैं दे रही हूँ अपना एपिसोड, तो उनका शूट हो गया, तो मुझे अपनी लाइन काटनी पड़ती थी कई बार, जैसे कहावतें कई बार रिपीट हो जाती थी। फिर कई बार उन्होंने ये बात कहनी चाहिए थी, वो वहाँ पे रह गई, तो वो उसको मैं अपने में ऐड करती थी। कई बार उन्होंने जो सोच के लिखा वही कंटेंट मेरे सीन में आया है, मैं उसको छोड़ देती थी, कुछ और लिखती थी, तो उसके लिए मैं देखती थी। मैं ऐसे काम करती हूँ। और अकेले जो मैं लिख रही हूँ दूसरी अहिल्या और ये वही पूरा दिखती हूँ, वो इसीलिए कि हमारे सेट पर भी जो धुरंधर लोग हैं चेंज कर देते हैं, चेंज होते हैं वहाँ पे। कई कलाकारों को चेंज करने की आदत होती है कि हम चेंज कर देते हैं, चेंज कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैं कोई भाई जावेद अख्तर साहब नहीं हूँ, सलीम साहब नहीं हूँ, मैं कि ना गुलजार साहब नहीं हूँ कि चेंज करो, आप करो, बेहतरी के लिए चेंज कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन आपको समझनी है भाषा की और आप उसका कचरा कर रहे हो, तो कुछ सोच समझ के मैंने लिखा है ना, तो या तो आप उसको फॉलो कीजिए या फिर बेहतरी के लिए कीजिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, नाम तो मेरा आ रहा है तो भी मैं देखती हूँ। फिर कई बार क्या होता है, वो लेंथ के हिसाब से कई चीज़ें कट जाती हैं, तो कई रेफरेंसेस पता चला आपने वो रेफरेंस दिया और वो कल तुमने मुझसे ये कहा था, तुमने कहा ही नहीं, वो लाइन ही चली। हाँ, तो मैं ये इसलिए नहीं देखती। 2024 में टीवी राइटर्स पूरी कम्युनिटी कहाँ दिखती है आपको? काम तो बहुत कहाँ है, पर? काम तो बहुत है। ओके, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रही, ओके, काम बहुत है। कितने चैनल्स आ गए, कितने चैनल्स आ गए हैं, और वेब सीरीज़ हैं, और बहुत काम तो। लेकिन फिर भी बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बेकार बैठी हूँ इस समय। मैं इस समय वो मेरा लैपटॉप बंद पड़ा, देखिए, क्योंकि मेरा वो शो चल रहा था, बंद हो गया। पुकार 4 महीने में बंद हो गया वो। तो वो अगेन कंपटीशन का ज़माना है, टीआरपीज़ का खेल है, तो नहीं मिली टीआरपीज़, तो सोनी ने रातों रात फैसला लिया, सिर्फ हमारा पुकार ही नहीं, केबीसी को छोड़ के सारे शोज़ उन्होंने एक साथ बंद कर दिए, और अभी सारे पुराने चला रहे हैं जब तक नए, मतलब ये तक नहीं किया उन्होंने कि भाई प्रोड्यूसर ने कहा कि जब तक आपके नए प्रोग्राम बन के आएंगे तब तक आप चलने दो, नहीं उतना भी पैसा क्यों खर्च करें, क्योंकि हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं, सीधी बात है, वही बिजनेस करना है भाई। तो अभी इस समय जैसे मेरे पास नहीं है काम, तो
सी एक तो जो टीवी पे भी चलता है, अगेन वेब सीरीज का मुझे पता ही नहीं है वो लोग अभी तक उन्हें अगर एलर्जी है कि टीवी राइटर्स से तो पता नहीं, लेकिन जैसे मार्केटिंग का भी बहुत है चक्कर। अच्छा, टीवी के अपने फेवरेट राइटर्स भी हैं। अच्छा, हाँ, टीवी के अपने फेवरेट राइटर्स भी हैं जो सजेस्ट करते हैं, चैनल मतलब चैनल ऐसे सजेस्ट करते हैं, तो हम फेवरेट नहीं होंगे, काम की तारीफ भली कोई करे। हाँ, होता है, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, दोस्ती यारी भी चलती है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कंटेंट थोड़ा खराब हर इसमें हो रहा है, फिल्मों में भी शायद। हाँ, तो बात यही है ना, बात यही है शिल्पा कि जैसे एक्सपीरियंस जो होता है, हम एक्सपीरियंस का पैसा लेते हैं। मैं अगर 84 में मेरा पहला शो आया था, ये 24 चल रहा है, कितना 40 साल हो गए। 40 साल से मतलब जब से टीवी पैदा हुआ तब से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने टीवी को उसके हर रूप में देखा, और टीवी पे भी एडिटिंग, डायरेक्शन, राइटिंग से लेकर सब काम किया, सेट पे झाड़ू भी लगाई है। तो एक्सपीरियंस कुछ तो सिखाता है आपको। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे पता चला कि एक चैनल ने मेरा नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया, हाँ शी इज़ वेरी गुड बट वी नीड समवन यंगर। यार इसे यंगर से क्या मतलब है आपका? मैं क्या वो महाभारत के ज़माने की भाषा लिखती हूँ? बल्कि मेरे लिए जो लोग कहते हैं, जो मैंने सुना, जो ज़्यादातर मेरे एक्टर्स कहते हैं कि आपके डायलॉग्स हमको बोलने में क्यों मज़ा आता है, क्योंकि वो इतने बातचीत वाले होते हैं, लगता नहीं कि आप भारी भरकम। जहाँ ड्रामेटिक कोई सिचुएशन होती है वहाँ में थोड़े से आपको, जैसे अहिल्या उस तरह का शो होता है, उसमें मुझे डालने पड़े ड्रामेटिक डायलॉग्स, या कोई रोमांटिक सीन है या कुछ इस तरह का है, तो वहाँ पे थोड़े सा आप पोएटिक होने का लाइसेंस आपको मिल जाता है। बाकी तो मेरी बहुत ही मैं बल्कि जितने भी शोज हैं ओवर द टॉप ड्रामा बिल्कुल नहीं है, भी जो है वो नहीं देखा, बहुत ही बोलचाल के मतलब सब। वेब तो बल्कि अभी आया है, वेब तो अभी आया है, 10 साल पुराने शोज भी अपना ये है ना, अपना विनीत कुमार जो एक्टर है बिहारी, भाई विनीत भाई, वो कहते हैं उषा जी आप तो कॉमा भी ऐसा लगा के देती हैं कि हमको मतलब अपना कॉमा नहीं लगाना पड़ता, तो आप इतने वो करके, क्योंकि रेडियो के वो है आपकी हैबिट है। अब मुझे अभी नहीं पता आप लोग कैसे काम करते हो, रेडियो वाले करते थे मतलब वो ऐसे करते थे ना, बांटते थे ऐसे। तो जब मैं वॉइस ओवर्स करने जाती थी तो सिद्धार्थ सेनगुप्ता जी, उषा जी ये क्या करती हैं आप, ये मैं कहीं मेरे पॉजेज हैं ऐसे मार्क करते हैं, मैं रेडियो में ऐसे मार्क, रेडियो में ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो रेडियो में भी पुराने आर्टिस्ट और पुराने करते, नए का तो मुझे वही पूछना चाह रही हूँ, नए लोग करते हैं कि मुझे भी 15-17 साल हो गए रेडियो में। हाँ, वही तो मुझे पता है, इसलिए मैंने पूछा कि इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि नए लोग कैसे करते हैं। हाँ, तो वो ऐसे, तो जहाँ आप मतलब हम तो ये कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस है तो मतलब और चार चांद लगते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे हाँ आपके एक्सपीरियंस, ये शो आपके ही लायक है क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप इसमें और अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं चीज़ें। तो लेकिन इसी तो है, राइटर्स के बीच में कभी ऐसे झगड़ा वगड़ा होता है कि या ऐसी कभी थोड़ी नहीं, मैंने कभी नहीं, जैसे कि एक होता है ना, बिकॉज एक शो में 4-5 राइटर्स होते हैं, स्टोरी वाला, स्क्रीन वाला, नहीं, थोड़ी ये शो तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हाँ, जरूर एक दूसरे से कभी कभी वो नहीं करते, आप इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा, हाँ, तो क्रिएटिव डिफरेंसेस, तो आपने सवाल पूछ लिया, तो कभी कभी ये लेकिन मन में आता है, हो सकता है वर्बली ना करने किया हो, बट कभी आता है कि यार स्क्रीन पे थोड़ा बेहतर होता है। मुझे सुनने का मौका बहुत कम मिला है लकीली। मैं असल में सवाल बहुत करती हूँ, अच्छा, और मैं बहुत खुश के काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि लॉजिक्स का कितना स्थान है और क्या हो सकता है और कितनी हमारी लिमिटेशंस हैं। फिर भी लगता है यार कि मतलब इलॉजिकल पूरी तरह हो जाए तो थोड़ा तो ले आओ कहीं से, जो चीज़ सुधर सकती है वो क्यों नहीं सुधर सकती। तो मैं करती हूँ कि ये तो वहाँ पर ऐसा हुआ ही नहीं था, फिर यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मैं सीधे अपने स्क्रीन पे राइटर से पूछ लेती थी। अच्छा, ओके। तो आधे से ज़्यादा टाइम तो हो जाता था कि
आपको क्या लग रहा है ऐसा होना चाहिए, हाँ, कर लीजिए अच्छा, ओके ओके। कर लीजिए ऐसा। हाँ, हाँ। तो ये होता था। और कभी ऐसे कभी कभी भिड़े नहीं लगे? भिड़े नहीं कभी। अच्छा, कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ। मुझे बड़े अच्छे राइटर्स वाह। मैंने बहुत कम लोगों के साथ कभी काम मन हुआ लिरिक्स वगैरह लिखने का या गीतकारी का? किया। गीत गाने का मन नहीं किया, मैं कविताएं जरूर लिखती हूँ, अपने लिए लिखा करती कभी थी। आपने ऐसा नहीं सोचा कभी सम्मेलनों में पार्टिसिपेट? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कविताएं खुद के लिए? खुद के लिए। अब उन कविताओं को मैंने कभी कभी यूज कर लिया है शोज में? हाँ, मैं मतलब आपके बोलने पर नहीं लिख सकती, तो मैं गीतकार नहीं बन सकती। अच्छा, ओके। आपकी फरमाइश पर मैं नहीं हाँ, लिख सकती। हाँ, मेरा जब मन होगा मैं तब मेरा जब लिखूंगी। मन होगा, जो मन में आएगा वो मैं लिखूंगी। तो वो वैसा लिख के रखा, वो छपाने की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा उन दिनों थी जब रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था। फिर उसके बाद सब भूल गए। तो अब लगता है कि बचकानी लगती हो पढ़ो तो ये है। उषा जी, राइटिंग, डायरेक्शन और एडिटिंग, ये तीनों आपने काफ़ी सारा किया है और 40 साल में सारी तीनों चीज़ें जो है वो हुई। सीखने के साथ काम करना। काम। हाँ। अब इतने साल काम करने के बाद अब आपको कौन सा एरिया ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर आप करना चाहते हो, और इसके साथ आप तीनों में सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हो? जो डायरेक्शन में जो नशा है ना, अच्छा, वो किसी में नहीं है। ओके। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जो डायरेक्शन मतलब मेरा था, जब मैं आई थी तो मैंने बताया ना कि बिल्कुल हाँ। पूरी स्ट्रेट कुछ हाँ, नहीं पता हाँ, था, हाँ। सीन और शॉट्स का फर्क नहीं पता था। लेकिन फिर धीरे धीरे सीखा, फिर एडी बनी। एडी में पहले झाड़ू लगाई, गमले में जाके पत्ते काटे, सूखे पत्ते तोड़े, ऐसे काम करके फिर मैंने इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन भी किया। तो फिर लगा कि बॉस ये है काम, इसको करना चाहिए। फिर मैं वही करना था मुझे। और उसके लिए भी आपने कोई वैसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोर्स सब करा? कुछ मैंने, इवन खुद से सीखा है? इवन एडिटिंग अच्छा, खुद से ही सीखी? एडिटिंग अपने आप सीखी, कोई कोर्स नहीं किया मैंने। मैं बताती हूँ आपको, हम लोग पहले शो थी हमारे, उसके बाद में एक कहानी, हमारे सारे जो शुरू शुरू के शोज थे मंजू जी के, वो सब वेस्टर्न आउटडोर में एडिट होते थे। रमजान शेख वहाँ के दी एडिटर, मतलब ओके, बहुत नामी- बढ़िया, रमजान शेख, हाँ। ओके। तो वो एडिटर हुआ करते थे। मुझे याद है तब वो बैठते और सेटअप अपना बैठते, तो थे भी माशाल्लाह, उनकी पर्सनालिटी भी जोरदार, बॉस लगते थे बिल्कुल। वो हम लोग पीछे बैठते थे। तो मतलब ये इतना हाईटेक तो तब था नहीं, मैंने कहा लो बैंड का ज़माना था। हमारा काम सिर्फ उनको टेप पकड़ाना होता था। आप मशीन को हाथ नहीं लगा सकते, टेप पकड़ाना, हाँ ये शॉट किस में, ये शॉट किस में, ऐसा मेरे सामने। मैं नाम नहीं लूँगी, आज वो बहुत बड़े एडिटर हो गए। FTII से पास होकर वो बंदा आया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में तो चाहिए ना। FTII से वो गया, वो बंदा उसी तरह बैठता था अपना इनके पीछे, सर के पीछे। हाँ, कि जैसे मैं बैठती थी ना, और वो उनको टेप पकड़ाता था, उसको भी मशीन को हाथ, और वहाँ लिखा रहता था डू नॉट टच, प्लीज डू नॉट टच, ऐसा करके। तो ऐसे में आपने एडिटिंग सीखी है। फिर धीरे धीरे कि आप, तो मुझे कहा भी ये क्या है, तो हाथ में लगा से ऐसे कैसे सीखूंगा। मैंने कहा मैं भी ऐसे बैठी रहती हूँ, मुझे फर्क ये है कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, भाई तुम FTII से आए हो। मेरा आज बहुत बड़ा एडिटर है। तो ऐसे ही मैंने सब कुछ काम करते हुए सीखा। तो एक तो तीनों चीजें ना इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे राइटर हो तो आप सीन को बहुत क्या बोलते हैं, बेहतर ढंग से आप उसको सोच सकते हो, लिख सकते हो उस तरह से। आप अच्छे एडिटर हो तो आप शूट उसको उस तरह से कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो कि उस तरह से कि मतलब यार शॉर्ट कुछ, हाँ, जैसे मैं अपने लिए कुछ लिखती थी तो मुझे पता था यहाँ कटेगा, मुझे 2 शब्द भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो शूट भी करती थी ना, मैं 1 शॉट एक्स्ट्रा नहीं लेती थी, जितना मुझे चाहिए उतना, क्योंकि मेरा पूरा तैयार होता था। तो इस तरह से, क्योंकि वो राइटिंग की वजह से आपको हेल्प हाँ, होती थी। तो तीनों चीज़ों का अगर नॉलेज है आपको तो बहुत अच्छी बात है, वो काम आता है। अगर आपको एडिटिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं ना, आप शूट करते समय भी गड़बड़ करेंगे। आपको पता है, आपका सिस्टम आके बोलेगा कि 1 शॉट और ले लें, भाई हो गया मेरा, वहां से ले लेंगे ना, यहाँ से काट लेंगे ना, ये कर देंगे ना, क्योंकि आपको पता है। तो मुझे डायरेक्शन, जब मैंने तब तक तो पहले था ही नहीं कुछ, आई एज अ राइटर, फिर काम किया डायरेक्शन पे, एडिटिंग की, तो मुझे बनना तो डायरेक्टर ही था।
राइटिंग में बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। ये हो सकता है कि अब आपको डायरेक्शन में जाना हो, इसलिए आपने राइटिंग का वो बोल रहे हो ना इंटरलिंक का साथ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं डायरेक्शन कर नहीं सकती, मैं बताती हूँ आपको। मैं डायरेक्शन अच्छा। का मुझे मैंने कहा ना कि मुझे डायरेक्टर ही बनना था। मेरे बड़े, जब मैं नई नई आई थी, मेरा एक इंटरव्यू छपा था और मैं अब उसको पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप को, मतलब मुझे शर्म आती है कि मैंने क्या कॉन्फिडेंस से क्या बात तब कही थी, इतनी बड़ी बात, और क्या किया तुमने, क्या उखाड़ लिया। गाइड जैसी फिल्म बनाने की तमन्ना, ये मेरे इंटरव्यू का वो था, मतलब हेडलाइन था कि भाई फिल्म बनानी है और डायरेक्टर ही बनना है। तो डायरेक्शन वगैरह जो भी थोड़ा बहुत किया, तब मैं ये वीकली शोज के टाइम की बात कर रही हूँ, डेली शो की नहीं बात कर रही। अच्छा, जो तब डेली दूरदर्शन नहीं पे आया आते थे। हाँ। उसके बाद आ गए हमारे डेली शो, वहाँ से सब बटाढार शुरू हुआ। हाँ, हाँ। जो क्रिएटिविटी जहाँ से आपका खत्म होती गई ना, तो वो आपका डेली शो पे शुरू हुआ। मैंने डेली शो भी ट्राई किया, मैं दूसरे शेड्यूल में फेल हो गई क्योंकि मतलब डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए। अच्छा, ओके ओके। मैंने दूसरे शेड्यूल में फेल हो गई क्योंकि पैकअप के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाता काम कैसा हुआ, कितना छपा। अच्छा, ये सवाल होता है कि हाँ, कितना आउटपुट कितना कितना छापा। निकला। हाँ। अरे यार 2 दिन में ख़त्म करना है एपिसोड। हाँ। और मैं जब काम करती थी, लोग बोलते थे, मैं अपने क्या बोलूँ, कि मैं बहुत फास्ट डायरेक्टर थी क्योंकि मैं अपने दिमाग में मेरे तैयार रहते थे शॉर्ट्स, तो मैं कंफ्यूजन, मैं बहुत फास्ट करती थी। मेरा पैकअप हमेशा टाइम से पहले हो जाता था। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कम शेड्यूल किया था, शेड्यूल मैंने बहुत किया था, शूट कर लिया मैंने, तो ऐसा नहीं। फिर भी तो मतलब फिर वही जो मैंने बताया कि आपके 8 कैरेक्टर्स सीन में हैं, उसमें से 5 के बॉडी डबलर खड़े हैं आपके पास। नहीं, लेकिन ये आप डेली सोप्स का बताएं कि आप डेली सोप्स आप डायरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर समझो फिल्म रही या कुछ फिल्म और रहेगी तो मैं तो घुटने के बल चल के जाऊंगी, लेकिन कौन देगा मुझे फिल्म अभी इस उम्र में। कुछ नहीं कह सकते, ये इंडस्ट्री बड़ी तो ये है। तो डेली सोप मैंने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। अच्छा। उसके बाद मैं 3 साल बेकार रही, ओके। सिर्फ इसलिए कि मुझे लिखना नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने 2-4 लोगों के लिए लिखा था, उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। सब चेंज कर देते थे, अच्छा। आपने कुछ लिखा है वहाँ पे कुछ चल रहा है, फिर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं मतलब जिसको कहते हैं मजबूरी में राइटर बनी है, ओह, क्योंकि जब मैं शो करने आई थी, हम्म, शो थी वो बिल्कुल अलग था, जब शुरू किया अलग किया था, तो उसको राइटिंग जैसा भी नहीं कहती। हम्म। उसके बाद तो मैं सीधा डायरेक्शन में चली गई ना, फिक्शन के वो भी। हम्म, तो मेरा ये था कि लिखना नहीं है मुझे, दूसरे के लिए तो नहीं लिखना, लिखूंगी तो अपने लिए लिखूंगी, ये अच्छा, था उस समय पे। हाँ, ओके। लिखूंगी तो अपने लिए। तो मैं वेट करती रही कि मुझे कुछ एपिसोडिक काम मिले। एपिसोडिक नहीं हो रहा था, सारा डेली का सारा डेली हो रहा था। एपिसोडिक में जो अवेलेबल था और जो मुझे करने का मौका मिला, जैसे मैंने स्टार बेस्टसेलर के लिए एक कहानी की थी, वो आपने सुना होगा उसके बारे में, नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखना। प्लीज इट्स अ लवली स्टोरी, कबाड़। उसमें उसमें रघुवीर यादव और सुरेखा सीकरी थे। तो वो बहुत ही सिंपली मेड, लेकिन बस वही है कि आत्मा थी उसमें कहानी, वो किया था। फिर जी पर एक शो शुरू हुआ था, आप जो बोले हाँ तो हाँ, आप जो बोले ना तो वाह, जिसमें वो आपके 2 शूट करते थे क्लाइमेक्स। अच्छा। लोगों से पूछते थे कि इसका एंड क्या होना चाहिए कहानी का। ओह, हाँ, तो वो अगेन 1 घंटे का था, तो वो वीकली था, तो उसके एपिसोड किए। तो इस तरह से, लेकिन ये नहीं के बराबर काम था। तो बिल्कुल मतलब मैं 3 साल बेकार रही हूँ, 3 साल में बेकार रही। डायरेक्शन के इंतजार में। ओके। और ये सब डेली का था, तो डेली तो मेरे बस का नहीं था। मैंने कहा फिर वहां जाके मुझे भी वही काम करना है कि एक वाइड लगा के मुझे क्लोज करने हैं। तो फिर वो जिस नशे की बात मैं करती हूँ, मेरी ट्रॉली यहाँ से चलेगी, इसके पीछे से आके इधर आएगी, मेरी लाइटिंग ऐसी, यहाँ तो चकाचक लाइटिंग, पता ही नहीं चलता रात है कि दिन है। आपको लैंप जलता है ना कमरे में, तो लगता है कि आपको रात है, बाकी चकाचक है। वो फील देना हो तब हाँ, होता तो है। ये होता है। तो फिर तो कोई मजा नहीं। तो जिस नशे की बात करी थी वो तो गायब हो गया था डेली तो राइटिंग में भी तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे होते हैं वैसे। हाँ, तो लेकिन मुझे फिर वो उससे बेहतर ये लगा। उससे बेहतर मुझे ये लगा कि कम से कम इसमें अभी ये है कि मैं जो लिखती हूँ आपको पसंद आए चाहे नहीं, एक शब्द मेरा है, मैं उसकी गारंटी ले रही हूँ। आपको बालिका वजह पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पसंद आया, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। इसमें कम से कम एक शब्द मेरा है, मैं इसके लिए ऐसा
ठीक है वो टाइम की मजबूरी होती है, वो है, लेकिन ये तो नहीं है कि भाई मैं वैसा शॉट ले नहीं सकी क्योंकि मेरे पास एक्टर ही नहीं था। मेरे को वाइड और क्लोज से दो कॉम्पोजिशन में काम खत्म करना पड़ा। तो मेरा ये फिर जब ये हो गया कि अगले महीने किराया कहाँ से आएगा, मैं आपको बिल्कुल ये पूछने वाली थी कि 3 साल आपने जो ये 3 साल मैंने निकाले, तो ये बहुत लंबा अरसा होता हाँ है, बहुत लंबा मुंबई अरसा जैसे होता शहर है। में बिना काम तो के। और ये मैं बात कर रही हूँ आपको, अस्तित्व कब आया था, कौन से साल में आया था मुझे याद नहीं, 15 साल तो मुझे यहाँ हो गए, 25 से 20 के ऊपर, 20 साल के ऊपर हो गया होंगे, 90 16 साल मुझे इस घर में हो गए, मैं इस हिसाब से लगाती हूँ। मैं यारी रोड में थी जब आया तो आराम से, ठीक है। तो तब ये था यारी रोड में रहती थी कि अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा, तो तब इतने पैसे भी नहीं हम कमाते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका नाम होता है, शोज आते हैं, तब आपका वैल्यू बढ़ती ना। और मेरे पास फोन आया कि एकता मैम आपसे मिलना चाहती है। मैं उनके शोज मैंने कोई देखे नहीं थे, मम्मी देखती थी घर पे, मैं नहीं देखती थी। ना मैंने सास भी कभी बहुत ही देखा था, ना मैंने कहानी घर घर की देखा था। और उसके पहले भी वहाँ से फ़ोन कई बार आ चुका था, अच्छा, राइटिंग के लिए। अब कैसे उनको पता चला कि मैं राइटिंग किया करती थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम किया नहीं था राइटिंग में पहले कि जिसके लिए मुझे बुलाया जाए। जब पहले आया तो आपने ना कह दिया था? मैंने मना कर दिया था। अच्छा। लेकिन वो कॉल आया कि एकता मैम आपसे मिलना चाहती है, तो मुझे लगा कि भाई उन्होंने मुझे भैया मुझे इतना मान तो रखना चाहिए। मेरा ये था कि मैं ना बोल कर आऊँगी, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। रीजन क्या था ना बोलने का? ये कि मैंने उनके शोज देखे नहीं है, बस यही रीजन था? यही था। और सुना जो है मैंने, क्यों नहीं देखे, उसका सुना जो था, मैं शायद उस तरह के शोज नहीं कर पाऊंगी, और मुझे राइटिंग करनी नहीं थी और डायरेक्शन भी मुझे बुलाएंगे नहीं। तो मैंने ये सोच कर मैं गई थी, पूरे रास्ते मन में वही रहा। पता नहीं क्या सोचा, वहाँ पे हुआ तो फिर कहानी कर करती हुई देखा ही नहीं है। वो तो क्या आपके साथी लोग समझा देंगे ना आपको, और आप अकेले थोड़ी हैं, आपके पास टीम है। तो टीम जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा सा भरोसा हुआ कि वो चलो मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि अकेले तो मैं कर ही नहीं सकती वो। तो और वो मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये था कि उस समय मुझे ज़रूरत थी काम की, पैसों की ज़रूरत थी। मैंने हाँ बोल दिया। सेम डे शाम को मेरे पास अस्तित्व प्रेम कहानी का ऑफर आया, एक दिन में 2 शो, दोनों सुपरहिट, दोनों बिल्कुल अलग। और मुझे याद है वो तो नया शो था, उसके भी 100 एपिसोड हो चुके थे, मैंने देर से ज्वाइन किया था बाद में मुझे। और कहानी घर घर की मैं फैमिली ट्री बना के लेके गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार फैमिली, क्योंकि उसके इतने एपिसोड हो चुके थे। और दूसरा क्या था कि मेरा जो रोल शुरू होने वाला था, पहली बात तो ये थी मेरे साथ दूसरे राइटर्स भी थे, जो मेन राइटर थे उनका महेश पांडे, तो जिसके साथ काम कर रहा था। तो और दूसरी बात ये कि लीप आ रहा था, पहला लीप कहानी इसमें घर घर की। अच्छा। तो काफी कुछ नया होता नहीं, लेकिन काफी कुछ नया। तो राइटिंग तो थोड़ा सा चल जाता है वो कितने साल में, हाँ भाई बोल बदल गई, ये चल जाएगा ऐसा करके। तो ये फायदा मुझे हुआ। और शाम को तो मैंने पहली बार जिंदगी में फैमिली ट्री रखी, क्योंकि उसके तो पता नहीं बहुत सारी 400-500 एपिसोड हो चुके थे जब मैंने ज्वाइन किया। हाँ, फिर वो मैंने लीव से किया ओम की डेथ तक, 2.25 साल मैंने किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने दिन तक टिक पाऊंगी, लेकिन वो किया मैंने। तो फिर ये दोस्त जब सीरियल आ गए हाथ में, तो फिर तो आप फिर ठप्पा लगे राइटर। अब मेरे जिन एक्टर्स ने या जिन लोगों ने, टेक्नीशियंस ने मेरे साथ तब काम किया जब मैं डायरेक्टर थी, सिर्फ उन्हें पता है कि मैं डायरेक्शन भी किया है मैंने। बाकी लोगों को सिर्फ राइटिंग भी जानते हैं। एडिटिंग का मैंने देख भाई देख के एपिसोड एडिट किया है, रिपोर्टर के एपिसोड एडिट किए हैं। एडिटिंग का तो बिल्कुल ही लोगों को नहीं पता। सुरभि में अपनी सारी स्टोरीज में खुद एडिट करती थी। ये मस्त जिंदगी, सतीश शाह और रत्ना पाठक जी वाला जो अशोक पंडित का कॉमेडी शो था, वो काफी तो मजा उसी में था, डायरेक्शन में। लेकिन वो डेली सोप ने वो नशा तोड़ दिया, तो अब मैं राइटर बन गई। और अब आगे आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सा ट्रैक
अभी तो अपनी उम्र देखते हुए और वो Writer देखते हुए तो वैसे भी- राइटर ही नहीं, राइटिंग ही है बेस्ट। हाँ, अच्छा। क्योंकि फिल्म, सीधी बात है, मेरे को कोई फिल्म अभी देने वाला नहीं है। क्यों देगा भाई कोई फिल्म मुझे? जब राइटिंग के लिए लोग बोलते हैं कि नो वी नीड समवन, तो और मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, आपके अब- मुंह में अब घी शक्कर। सुर चेंज हो रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि हाँ, तो डायरेक्शन किसी भी चीज को बनाने डायरेक्शन के लिए- एनी डे, एनी डे, डायरेक्शन एनी डे। एनी डे। नींद से उठा के मेरे को ले चलो भी, अच्छा वाह, क्या बात ऐसा है। और एडिटिंग अब वो सब चेंज हो गया। हाँ, मुझे सीखने में टाइम सॉफ्टवेयर लगेगा। सब सब चेंज हो हो गया। गया। मैंने लो बैंड, फिर हाई बैंड, फिर बीटा वहाँ पे किया मैंने। टेक्नोलॉजी वाइज काफी टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गई, तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। हम्म। मैंने तो कहानी घर घर की और अस्तित्व एक प्रेम कहानी के काफ़ी एपिसोड्स, तब तो मैं हाथ से ही लिखती थी। अच्छा, तब तो कंप्यूटर अपना लैपटॉप नहीं हाँ, होता था। तो मतलब नहीं, लैपटॉप था, अच्छा, मुझे आदत नहीं थी, मुझे आता ही हाथ नहीं से था। लिखते थे? मुझे मैं हाथ से लिखती थी। ओके ओके बालाजी में सारे राइटर्स हाथ से लिखते थे, ओके तो तब तक इतना वो नहीं हुआ था। कुछ लोग लिख रहे थे, और थोड़े हाई फाई वाले तो लिख ही रहते हैं। तो मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था लैपटॉप को। तो और तब क्या था, तब इतना कट्टू कट वाला मामला नहीं था। मैंने बताया अस्तित्व की 1.5 महीने की स्क्रिप्ट बैंक थी, तो आराम से स्क्रिप्ट जाती थी, उसकी जेरोक्स होती थी, फिर आराम से सेट पे जाता था। अभी जैसा नहीं कि मैंने लिखा है तुरंत जा रहा है। अभी आप मेल करें, मैम आधे घंटे में सीन चाहिए, तो आधे घंटे में सीन वो वैसे ही कैसे पहुंचेगा? आपके सारे स्टूडियोज तो वहाँ हैं। तो फिर ऐसे ही खेल खेल में मैंने सीधा पहले सोचा कि लैपटॉप ले ही लिया जाए। तो लैपटॉप लिया, और फिर उसके बाद, और अभी भी मैं एक उंगली से टाइप करती हूँ, लेकिन मेरी स्पीड देख के आप हैरान हो जाएगी। जब आप बोल रहे हैं ना कि आधे घंटे में आपको नहीं, मैं बहुत फास्ट टाइप करती हूँ ओके, और एक उंगली से करती हूँ, मेरे को टाइपिंग नहीं आती। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि Seriously? अभी सोचो ना, 15-20 साल पहले मैंने काम करना इस पे शुरू किया, 15 साल पहले समझो। हाँ। आजकल के बच्चे तो 6 महीने का बच्चा मोबाइल चलाता है। मैं तो मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड करूं मैं आपका कि आप कैसे जो है वो एक उंगली से जब मैं शो करूंगी ना, तब एक उंगली से करती हूँ मैं, फिर ये दुखने लगती है तो ये वाले से करने लगती है। ये अपने ठीक से आते हैं। और आपको अपने शोज के अलावा और कौन से शोज हैं जो अच्छे लगते हैं या लगे हैं, और कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग आपको जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है? शोज तो बहुत सारे हैं जो अच्छे लगते कुछ अगर 4-5 आप फिर पुराने तो कहाँ पुराने तक तो मैं सारे नाम हैं। लूँ, हम लोग और पिछले बुनियाद और ये 7-8 सब साल में अगर मैं तो कहूँ, छोड़ दीजिए। पिछले हाँ, 7-8 साल पिछले के। 7-8 सालों में आप कहेंगे तो मुझे कई शोज बहुत अच्छे लगे। सोनी पर कुछ बहुत अच्छे शोज आए, सोनी की प्रोग्रामिंग मुझे जैसे? हमेशा से बहुत, एक मैं नाम अभी भूल रही हूँ, एक लेडी स्पेशल करके एक सीरियल आता था, जिसमें 3 अलग-अलग औरतों की कहानी थी, ठीक है? हाँ जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके। मेरे डैड की दुल्हन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, राइटर्स की जहाँ तक बात है, बनेगी अपनी बात, वो वो बहुत अच्छा लगा। वो मतलब इतना पुराना नहीं है, थोड़ा बात का है। की दुनिया भी बहुत पसंद किया है। वो अगले की दुनिया मैंने पहले देखा था, ओके। मैं इस बार बिल्कुल नहीं देख पाई। ओके। तो ये नहीं, और कॉमेडी से मैं थोड़ा बचती हूँ, हालांकि वो कॉमेडी नहीं इसको बोलेंगे, वो तो जैसे अपना ये जो है जिंदगी हुआ करता था, हाँ, वैसा था ना वो, बड़ा हाँ वैसा वैसा है ना वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले देखती थी मैं बागमे की दुनिया, अभी देखने का मौका नहीं मिला कि तारीफ सुनी है। राइटर्स में अब अभी तो मैं बहुत सालों से कुछ नहीं देखी सिवाय अपना लिखा हुआ, जो मुझे मजबूरी में देखना पड़ता है। ओके, तो ये, लेकिन सभी अच्छा काम कर ही रहे होंगे, काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरे डैड की दुल्हन मैंने बताया, और भी 2-4 शोज। पसंदीदा राइटर्स में, डायलॉग में मैं कहूँगी मुझे प्रीति का काम बहुत पसंद है। प्रीति मांगे। प्रीति, उनका बहुत पसंद है, और बहुत ज़्यादा मैंने देखा नहीं, उनका काम देखा है। एक और शो आया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं उसके डायलॉग किसने लिखे, तब मैंने ज़रूर पता किया था कि इसके डायलॉग किसने लिखे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था वो शायद शो था शायद मुक्ति बंधन। अच्छा, ओके, मुक्ति बंधन ओके। वो शो था, हाँ। जो मैंने पहली बार पता किया कि मैंने कोई कौन डायलॉग पता किया, बड़ा अच्छा शो था वो। तो वो देखा। और फिल्मों में अगर कहूँ अभी, अगर रिसेंट लास्ट भाई अगर लास्ट अभी तो मैं कुछ ज़्यादा देखती नहीं हूँ। अगर एक अकेला गुलजार, बस। ओके, 1 to 100, ओके। 1 to 100। उषा जी, अगर कुछ राइटिंग के लिए कुछ टिप्स या गाइडेंस
या कुछ बातें अगर बता सकें जो फॉलो करके लेखनी को बेहतर कर सकें? नहीं, ऐसे मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती कि मैं कुछ लोगों को सिखा सकूं, बता सकूं, नहीं, लेकिन मेरा मैं ये कहूँगी सबसे ज़रूरी बात, आप जिस भाषा में भी लिख रहे हैं पहले आपको वो भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए। आपको भाषा ही नहीं आएगी तो आप क्या समझेंगे और क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो भाषा अच्छी तरह आनी चाहिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखना चाहें, चाहे आप हिंदी में लिखना चाहें, आप किसी भी लैंग्वेज में भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ग्रामर की समझ होनी चाहिए। आप भले ही वो किंतु परंतु वाली भाषा नहीं लिख रहे हैं, आप आज के हिसाब से लिख रहे हैं, आज की ज़रूरत के हिसाब से लिख रहे हैं, लेकिन भाषा तो भाषा है ना, ग्रामर तो ग्रामर होती है ना। तो सबसे पहले भाषा का ज्ञान, और भाषा कैसे आपकी सुधरेगी? पढ़ें, आप बहुत पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें। व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ें, किताबें पढ़ें। व्हाट्सएप मैसेज तो आप मतलब आज के ज़माने में आपकी हिंदी तो मतलब कभी सुधर सकती ही नहीं, और ख़राब बल्कि होती जा रही है। शोज़ में भी जो इस तरह की भाषा है। घर में मुझे पढ़ने को काफ़ी कुछ मिला। फिर हम बच्चे ये पढ़ते थे, तो लेकिन बाकी फिर वो सरिता आती थी, धर्मयुग आता था, इस तरह की किताबें, तो उससे भी पढ़ते रहे। रेडियो के टाइम पे भी काफ़ी पढ़ने का टाइम मिला। और सबसे ज़्यादा जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है वो एक कहानी के दौरान पढ़ा है। अच्छा। एक कहानी से मतलब मैंने बताया आपको इंडियन लैंग्वेजेस पर स्टोरीज हम लेते थे, तो हर भाषा का आपको लिटरेचर पढ़ने को मिला है, क्योंकि अनुवाद सबका अवेलेबल था। तो बहुत पढ़ा, और उसमें मतलब ये था कि 5-5, 6-6 किताबें, 5-5, 6-6 कहानी संग्रह पढ़ते थे, तब जाके एक कहानी मिलती थी कि इस पे हम बनाए। क्योंकि हर कहानी कई कहानी आपकी विजुलाइज नहीं कर सकते, आपको पढ़ने में अच्छी लगती हैं, कई आपके प्रोडक्शन उससे बाहर होती हैं, हद से बाहर होती हैं। तो उसमें बहुत पढ़ने का मौका मिला, काफ़ी पढ़ाई की। बाद में तो फिर अब सब कुछ मैकेनिकल हो गया। आजकल के बच्चे रीडिंग कम हो गया, रीडिंग बिल्कुल कम हो गया है, और व्हाट्सएप और यही हम सब पढ़ते हैं, और इसमें कैसी भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हम सबको मालूम है। भाषा का ज्ञान अच्छा हो, भाषा का ज्ञान अच्छा हो, अच्छी हो, रीडिंग हाँ अच्छी हो, और स्पेशली डायलॉग राइटिंग के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी। मेरे हिसाब से डायलॉग राइटिंग कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपको इतना पता हो सही जगह पे सही शब्द का इस्तेमाल कैसे करना, बस, और कुछ नहीं। कैरेक्टर्स की देखिए, आप भी हिंदी बोल रही हैं, मैं भी हिंदी बोल रही हूँ, देखिए हम दोनों के बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है ना। तो और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं सब एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं, सब एक ही भाषा में बात करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, सबकी भाषा अलग होती है। तो वो जो डिफरेंस आपको दिखाना होगा, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कुछ तो आना चाहिए ना आपको खुद को तो पता हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे बालिका वधू में क्या होता था कि स्क्रिप्ट हमारी जाती थी, कई बार होता था ना कि कभी कभार हो गया कि अरे आज वो वसंत नहीं आया, और लेकिन वो सीन करना ज़रूरी क्योंकि टेलीकास्ट अटका हुआ है, तो वसंत के बजाय अपन भैरव के साथ कर लेंगे। अब वसंत और भैरव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बात करने का। दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों, वसंत बिल्कुल लट छाप, अरे 2 थप्पड़ मारूंगा भी सामने सब ठीक हो जाएगा, और ये बैठ के समझाएंगे, बात करेंगे ऐसे। तो जो मैंने लाइन वसंत के लिए लिखी है वो भैरव नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मेरे पास सेट से फ़ोन आता था कि मैम ऐसा ऐसा है, ये सीन आपको इसके हिसाब से, ये बालिका वधू का था। उसके बाद मैंने कई शोज किए, मैंने सीन लिखा आपके लिए, अब आप मिली नहीं, दोनों ने सीन मेरे से करवा दिया, और आपके और मेरे टेम्परामेंट में कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। ये इसलिए मैं देखती थी अपने लिखे हुए सीन कि कहीं किसने किया क्या किया, और को ना हाँ, तो वो वैसे होता था, कोई पूछता ही नहीं था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चाहे आपके चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो या क्रिएटिव हेड हो, उसको पता ही नहीं है, कोई फर्क उसको खुद को नहीं लग रहा है, तो आपने पकड़ा दी, तो अरे वो कैसे कैसे हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए जो है वो एक सारी चीज़ों का ये हाँ, तो मैंने दोनों तरह की चीज़ देखी, यहाँ भी जहाँ पे मेरे से एक एक शब्द के लिए पूछा जाता था, और अब जहाँ पर और यहाँ पर ही नहीं मतलब है नहीं, मतलब किसी को भी दे दिया, अरे भाई वो लाइन तो मैंने उसके लिए लिखी थी,
अब मैडम वो क्या करे, वो उसको डेट नहीं थी उसकी। अरे तो मुझसे बोलो, मैं उसके हिसाब से लिख के दूंगी ना, मैं तो बैठी हूँ ना लिखने के लिए। लेकिन किसी को पड़ी नहीं, चैनल ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना, डायलॉग बोल दिए ना आपने, बात खत्म। यस, तो ऐसा नहीं था। तो इसलिए आपके जो मैंने अस्तित्व का एग्जाम्पल दिया कि सिमरन ने कभी मेरे अस्तित्व पर चोट लगी है या मेरे इस तरह की अस्तित्व बातें को, नहीं करी। उसने अस्तित्व शब्द ही नहीं बोला पूरे उसने, और जबकि पूरा शो अस्तित्व पूरा शो अस्तित्व उसी के अस्तित्व की लड़ाई थी। सिर्फ इसलिए उसके मुंह से अच्छा नहीं लगेगा वो। तो आप ये सब तभी कर सकते हो ना जब आप खुद को पता होना। हाँ, आवश्यक आपको है। भाषा आती हो तभी तो। और मुझे तो भाई हिंदी है जो ठीक ठाक आती है, अच्छी तो नहीं बोलूँगी बहुत, लेकिन ठीक ठाक आती है। बहुत गाढ़ा आपका नॉलेज है। नहीं, knowledge कुछ नहीं पड़ेगा। 40 साल का अनुभव आपकी बातों से अनुभव दिखता है। काफी कुछ सिखाता है, कुछ थैंक नॉलेज। यू सो मच उषा जी। Thank you.